हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री जो कि क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में जो अब 2023 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें ये 3 चैप्टर आपसे पूछा जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। तो यार ये मैंने रात का 10 से 1 बजे रखा था इसका सेशन लाइव का, लेकिन यार मैं लाइव तो ऑलरेडी लाइव में ये मैंने करवा दिया, पर लाइव में यार काफ़ी सारे आप लोग प्रॉब्लम कर देते थे यार, आप लोग रहते नहीं थे लाइव में, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यार एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लाइव नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट पॉइंट नंबर 1, ये लाइव आपका नहीं है। तो ये लाइव में मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, ये सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर, ठीक है। तो वहाँ से अगर पूरा फुल देखना हो तो देख लो यार, यहाँ पे मैं वन शॉट पढ़ाऊंगा, तो वन शॉट की तरह ही रखूंगा। और बिल्कुल ये लाइव मैंने 10 बजे से 1 बजे तक ही पढ़ाया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो यार इसको मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ सेशन को, और रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहले स्टार्ट करें हम लोग सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो यार यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, वो देख लो ध्यान से। पहली बात तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लो, इंट्रोडक्शन में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग क्या कि नमक लाए, और नमक किस में डाल दिए, नमक डाल दिए पानी के अंदर। तो यहाँ पे पानी आपका ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वाटर, वाटर, और वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में, इसीलिए इसको सॉल्वेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्वेंट, राइट। और हमने फिर नमक डाला, साल्ट। यहाँ पे साल्ट जो हमने डाला, तो इसको सॉल्यूट बोलते हैं, क्योंकि ये कम अमाउंट में है। तो याद रखना, सॉल्यूशन के अंदर जो भी कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। के सॉलिड और सॉल्वेंट के मिक्सचर से क्या बन जाता है, मेरा सॉल्यूशन बन जाता है। और जो भी सॉल्यूशन की बात करेंगे वो ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस मिक्सचर की हम लोग बात करेंगे, यानी थ्रू आउट द बल्क क्या होता है, सेम उसका कंपोजिशन होता है। ये चीज़ याद रखना, मतलब आपका जितना नमकीन ऊपर का पानी होगा उतना ही नमकीन नीचे का पानी भी होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक। चलो होप समझ में आ गया होगा। सॉल्यूट मैंने बता दिया, जो सॉल्यूशन के अंदर जो कम अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक। प्रॉपर्टीज देख लो यार, होमोजेनस मिक्सचर, फैन सो ऑन, ये मैंने ऑलरेडी फुल में पढ़ा रखा है, तो फुल में देखने की। ये सॉल्यूशन का टोटल 9 तरह के आपके टाइप्स होते हैं, तो ये देख लो 9 तरह के आपके टाइप्स हैं। ये 9 तरह के टाइप्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये गैशियस, एक बार केस बन सकता है कि आपका सॉल्वेंट गैशियस हो जाए, एक बार बन सकता है कि आपका लिक्विड होगा, एक बार बन सकता है आपका सॉल्वेंट सॉलिड हो जाए। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देख सकते हो स्टैंडर्ड, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट। स्टैंडर्ड मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नोन हो, डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में आपके सॉल्यूट का क्वांटिटी लेस होता है, और कॉन्सेंट्रेटर मतलब सॉल्वेंट के कंपेयर में आपका, मतलब जो पहले कम था सॉल्यूट का क्वांटिटी, वो अब उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सेस में हम सॉल्यूट ले लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट, परसेंटेज टर्म मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया यार आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री बोला है कि एक चीज़ ऊपर में याद रखना, ऊपर में जो कुछ भी होगा वो सॉल्यूट का होगा, और सॉल्यूट को मैं हमेशा बी से दिखाऊंगा। नीचे में जो चीज़ भी होगा वो सॉल्यूशन का होगा, और उसको मैं हमेशा ए से दिखाऊंगा, सॉरी, तो मैं हमेशा बस ऐसे ही रखूंगा, ठीक। अब एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है देख लो, मोलैलिटी, मोलैलिटी एक्सेप्शन है, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है, ये एक्सेप्ट, क्यों एक्सेप्ट हो गया ये, बिकॉज जो नीचे साइड में होता है वो क्या होता है, वेट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, आया समझ, ड्यू टू वेट ऑफ, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को मैं हमेशा कैसे दिखाऊंगा, ए से दिखाऊंगा, याद रखना केमिस्ट्री के अंदर। चलो तो अब सारा काम कर लेते हैं। मास परसेंटेज मैंने बताया यार बहुत अच्छे से, फिर यहाँ पे सारा देख लेते हैं, एक एक देख लेते हैं। यहाँ पे मास परसेंटेज मतलब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऊपर मैंने बोला वेट ऑफ सॉल्यूट यानी बी, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूशन यार, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू परसेंट का मतलब 100, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप सबका निकाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत डेप्थ में बताया, तो वो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं फिर से। स्ट्रेंथ, पास पर मिलियन, यहाँ पे सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। आप प्लीज़ वो वीडियोस मेरा देख लेना, 2 घंटे के आसपास है, 2 से ढाई घंटा, तो उसको देख लेना, आपको सॉल्यूशन का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। यह सब चीज़ मैंने बता ही रखा है, वहाँ पे सॉलिबिलिटी क्या होता है, फिर यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, फिर यहाँ पे मैंने टेम्परेचर फैक्टर अफेक्टिंग, यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड,
फिर यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स, क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी हेनरीज लॉ क्या होता है सब चीज़ बता रखा है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो इसको सॉल्व कर लो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू, एक के आया था जो कि हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, इसके लिए इसको के एच से दिखाते हैं इनटू, तो ये फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है। ग्राफ भी याद रख सकते हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका ग्राफ प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, ठीक। स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप आपका ये हो जाएगा। वेरिएशंस देख लो, वेरिएशंस मतलब ये यार जो आपका लिक्विफाइबल गैस होता है, जैसे आपका CO2 आपका लिक्विफाई हो जाता है एज कम्पेयर टू H2 एंड O2 एंड सो ऑन, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जिसका लिक्विफिकेशन आसानी से हो जाता है का हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू कम है, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू कम है, यानी जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसके लिए हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। आया बात समझे। सिमिलरली यहाँ देख लो, देखो ज़्यादा हो गया यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू, मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसके लिए हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसके लिए हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया, बस यही पॉइंट्स था जो कि समझाना था। यहाँ देख लो लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, तो ये सारे लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जो कि कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं उसके अंदर जो सुनते हो गैस रखा था, तो वो कौन सा गैस होता है, CO2 होता है, ये किसका एप्लीकेशन है, ये हेनरीज का ही एप्लीकेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, तो ये सारे वेपर प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे रॉल्स लॉ का केस मैं समझाता हूँ। देखो उन्होंने क्या लिया था, क्या लिया था वो अगर देखना है तो वो चुपचाप से आप देख लेते हैं, मेरा 2-2.5 घंटा का जो मैंने पढ़ाया वहाँ से आप लोग देख सकते हो। आई बात समझ में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज लिख दे रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट था। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, ये पहला इक्वेशंस जनरेट हुआ था हम लोग का हेनरीज में। नेक्स्ट पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट बी, सॉरी पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, ये आपका दूसरा फॉर्मूला जनरेट हुआ था रॉल्स से। एंड इन दोनों कॉम्बिनेशन से हम लोग अप्लाई किया था डेल्टन लॉ, तो वहाँ से क्या आता है प्रेशर पी टोटल इक्वल्स टू क्या आया था, पी ए प्लस पी बी, क्या आया था, तो पी टोटल इज इक्वल्स टू क्या हो गया था यहाँ से, पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन हो गया, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ, राइट। तो ये सारी चीज़ें आ गई थी जो हम लोगों ने बात की थी कि रॉल्स लॉ की सारी चीज़ें, और रॉल्स लॉ का हम लोगों ने ग्राफ भी बनाया था। ग्राफ क्या बना था, ये ग्राफ बना था, ये आपका पी ए हो गया था, ये आपका पी टोटल हो गया था, ये आपका पी बी हो गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, तो यार बस इतना ही आपको याद रखना है, वहाँ पे मैंने डेराइव भी कर दिया, ये डिफरेंस है इस लेक्चर में और उस लेक्चर में। रॉल्स लॉ का दूसरा केस देख लो, तो ये सारे फॉर्मूलेज बन गए। ये पहला केस में क्या था कि यहाँ पे सॉलिड भी वोलेटाइल था और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब जो अपने एक ही टाइम में वो अपने लिक्विड फॉर्म में भी होगा और गैसियस फॉर्म में भी होगा। नॉन वोलेटाइल्स का यहाँ पे हमने डिराइव किया था कि पहले क्या था, पी नॉट ए पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर था माइनस पार्शियल प्रेशर क्या था, पी ए इक्वल्स टू यही आपका क्या आया था डेल्टा, राइट। अब यहाँ पे डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं रॉल्स लॉ से, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, यहाँ से हम पी नॉट ए को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए लिख सकते हैं। अब 1 माइनस ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी होता है, यहाँ से आपका डेल्टा बी आ जाएगा, राइट। तो यार ये होप समझ में आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्चुअली में आपको ऐसे दिखता है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, ये फार्मूला आपको दिखता है, राइट। होप समझ में आया होगा। यही आपका रॉल्स लॉ है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यार पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग है यार, आपका Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका आपका दिए हुआ है, इसका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर, तो बताइए एल्युमिनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसके अंदर और SO4 का कितना है। यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, Al+3 आयन
Al+3 आयन कितना पीस है यहाँ पे 2 पीस। यार इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन आप निकालोगे Al+3 आयन का, तो यहाँ पे पहले तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.01, इसमें इंटू कर दो कितना आयन है Al का इस सॉल्यूशन के अंदर 2 पीस, तो 2 से इंटू कर दो, सॉल्व करोगे तो 0.0 आ जाएगा। एंड सो ऑन। आप SO4 का भी कर सकते हो, तो SO4 का कॉन्सेंट्रेशन SO4-2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा बोलो, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन 0.01, और Al2SO4 का होल थ्राइस में SO4 कितना पीस है 3 पीस, तो 3 से इंटू कर दो, तो यहाँ पे 0.03 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे लिमिटेशन वगैरह जो भी सारी चीज। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यार आइडियल सॉल्यूशन सिंपल सा वो सॉल्यूशन होता है जो आपका रॉल्स लॉ को पूरी तरह से ओबे करता है, यानी उसके ग्राफ को सारे कुछ को। दूसरा डेल्टा एच मिक्सचर का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, डेल्टा बी मिक्सचर का वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है, यानी कि आपका ए, जैसे मान लेते हैं A2 प्लस B2 गिव्स AB, तो यहाँ पे ए का जो इंटरेक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगा, बी का जो इंटरेक्शन होगा वही आपका AB का भी इंटरेक्शन होगा, बस समझे। तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशन के केस। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका मीनिंग नॉन आइडियल का मतलब, पहले आइडियल को ही समझ लेते हैं। तो आइडियल को देख लो यहाँ पे और अच्छी तरीके से, यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए तुम लोग पढ़ सकते हो भी, ठीक। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल का। बेंजीन, सॉलिड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, NF10, हेक्सेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, थायराइड और इथाइल ब्रोमाइड। तो देख लो सब सिमिलर लग रहा है, तो यस ये आपका आइडियल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि जो चीज आइडियल नहीं होगा इसका मतलब नॉन आइडियल होता है। तो आइडियल नहीं है इसका मतलब क्या है, आइडियल नहीं है इसका मतलब क्या है कि P total does not equals to P naught A mole fractions of A plus P naught B mole fractions of है। और ये मतलब है, इसका मतलब है कोई भी चीज, जैसे मैं बोल दूं 2 does not equals to 2 is not equal to 5, 2 is not equal to 5, ट्रू स्टेटमेंट। हाँ, इसका मतलब है कि 2 या तो 5 से बड़ा होगा या तो 2 5 से छोटा होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज होगा, राइट। फिर यहाँ पे अगर नॉन आइडियल हमने पढ़ा, तो यानी जो भी आइडियल में था सब में नॉट नॉट लग गया, देखो सब में इक्वलिटी कट गया, यहाँ पे देखो नॉट ओबे रॉल्स लॉ, सब चीज नॉट नॉट हो गया, तो इसका मतलब है नॉट नॉट हो गया है, तो यानी इसमें भी दो केस बनेगा, एक ज्यादा एक कम। अगर सब चीज ज्यादा है, यानी डेल्टा एच मिक्सचर का वैल्यू 0 से ज्यादा है, डेल्टा बी मिक्सचर का वैल्यू 0 से ज्यादा है, और ये पीटी का वैल्यू भी आपका ज्यादा है इन वाले चीजों से, ठीक है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है। और अगर हर चीज कम है तो इसका मतलब वो नेगेटिव डेविएशन कहलाता है। देख लो ये तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन का चीज है, इसके करस्पॉन्डिंग ये एग्जाम्पल, ये तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन का केस है, इसके करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल। अब मुद्दा देख लो, यहाँ पे ग्राफ के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हमने देखा था ग्राफ, राइट, ये पी टोटल, ये पी ए और ये पी बी, ये ग्राफ हमने देखा था। तो यहाँ पे देखो मुद्दे की बात क्या है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हो क्या रहा है यार, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने ये किस लिया कि पी नॉट ए जो है वो ज्यादा है पी नॉट बी से, यानी वेपर प्रेशर जो है ए का ज्यादा है, यानी सॉल्वेंट का ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट, समझ में आ रहा है। तो ये किस लिए, तो ये आपका आइडियल था। बट नॉन आइडियल में क्या होगा कि वो फॉलो ही नहीं करेगा, ये चीज इक्वल होगा ही नहीं कभी भी। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो केस बन सकता है, कौन सा केस, एक बार कि ये सारा चीज क्या होगा अबव द, ये सारा लाइन जो है इसके अबव चला जाएगा, तो बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, राइट। अगर मान लो रॉल्स लॉ का जो ग्राफ था उसके सारा कुछ नीचे चला जाता है, जैसे ऐसे चला जाता है, देख लो ऐसे चला जाता है नीचे की तरफ, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो ग्राफ समझ में आ गया, हाँ भाई ग्राफ समझ में आ गया बिल्कुल। तो ये किसका वाला ग्राफ है, अगर नीचे वाला ब्लैक कलर वाला देखोगे तो वो नेगेटिव डेविएशन का है, वो नेगेटिव डेविएशन का है, राइट, डेविएशन। और रेड वाला आपका पॉजिटिव डेविएशन का है, रेड वाला आपका पॉजिटिव डेविएशन का है। तो ये हो गया नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और ये जो ब्लू वाला हमने बनाया था वो रॉल्स लॉ का, ठीक। ये जो ब्लू वाला ग्राफ बनाया था हमने, ये ब्लू वाला, ये रॉल्स लॉ का, ये रॉल्स, सॉरी, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये हमारा रॉल्स लॉ का है, बात समझ। ये सारा चीज होप समझ में आया होगा। और ये इन डेप्थ, काफी डेप्थ में मैंने ऑलरेडी वहां समझाया कि कैसे बना ये ग्राफ, कैसे क्या आया नहीं आया, ऑलरेडी ये आपका फुल सेशन में रहता है, ठीक है। अभी ये वन शॉट है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ, ठीक है।
एज़ोट्रॉपिक में 2 चीज़ें याद रखना है। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर आपके लिए पहली बात कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ही सिर्फ हो सकता है। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकता है। इसमें भी 2 केस आपका आता है। एक आता है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो ये कौन शो करता है? ये पॉजिटिव डेविएशन ही शो कर सकता है, समझ में आ रहा है? और इसका जो इंटरमीडिएट कंपोजिशन लिक्विड हैविंग हाईएस्ट वेपर प्रेशर एंड लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट गिव्स दिस एज़ोट्रॉप, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देख लो, ये आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और ये नेगेटिव डेविएशन ही शो करता है, और इंटरमीडिएट कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड हैविंग अ मिनिमम वेपर प्रेशर, समझ में आ रहा है? दस हाईएस्ट द बॉइलिंग पॉइंट गिव्स दिस एज़ोट्रॉप, समझ में आ गया? तो ये पॉइंट्स याद रखना, एग्जांपल तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, सिंपल सा फॉर्मूला देख लो, समझ में आ जाएगा। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन है? पहला तो आपका RLVP जो रॉल्स लॉ का सेकंड केस था, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नॉट A इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ B, ये पहला केस था रॉल्स लॉ का। बाकी आप इसमें चेंजिंग कर सकते हो, क्या क्या चेंजिंग कर सकते हो? यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस को लिख सकते हो मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। अगर मोल्स ऑफ A काफ़ी ज़्यादा है, अगर मोल्स ऑफ A बहुत ज़्यादा है किससे? मोल्स ऑफ B से, तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है? मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B अप्रॉक्सीमेटली मोल्स ऑफ A के बराबर ही होगा, तो ये मोल्स ऑफ A हो जाएगा आपका, ये सारा फॉर्मूला से। ठीक है, तो ऐसे करके मैं बहुत सारा, फिर मोल्स को W में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब वेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा। नेक्स्ट है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला देख लो, एलिवेशन डेल्टा T B इज इक्वल्स टू, ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ढंग से ये चीज़ लोगों को देखो, ग्राफ सिंपल से याद रखना है इसका। ये 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर मान लो हमें, यहाँ पर हमने बराबर जहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक वाला ग्राफ कट गया वो टेम्परेचर मेरा, फिर यहाँ पे मैं आ गया ये सॉल्यूशन वाला मेरा वेपर प्रेशर इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, और यहाँ पे ये 1 atm आपका प्रेशर है। पूरा फुल वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपका बराबर, फिर यहाँ पर ये सॉल्यूशन का हो गया, तो ये आपका TB हो गया, ये आपका TB नॉट हो गया, जाहिर सी बात है TB में से माइनस हो जाएगा T नॉट, तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला क्या बनता है इसका, देखो TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी, ये आपका दूसरा फार्मूला बनता है। ठीक है, तीसरा फार्मूला, अगर वांट ऑफ फैक्टर है, मतलब अगर आपके कंपाउंड जो भी दिया हुआ उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है थोड़ा भी, तो वहाँ पे एक फार्मूला आ जाता है KB इंटू M इंटू I, वांट ऑफ फैक्टर। ये क्या है, थोड़ी देर में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये 3 फार्मूलेज होते हैं, ये याद रखना। यही चीज़ उसके लिए भी एप्लीकेबल था। यहाँ पे ये फार्मूले में क्या I से इंटू हो जाता है, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नॉट A इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ B इंटू I। ये फार्मूला सिंपल से बन जाता है वांट ऑफ फैक्टर अगर आता था। और वांट ऑफ फैक्टर आता कब है, जब आपके मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपल से समझ लो, क्या फार्मूला देख लो। ठीक, यहाँ पे क्या था, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट है ना, डेल्टा TF इक्वल्स टू T नॉट F माइनस TF, यानी प्योर यानी सॉल्वेंट का आपका टेम्परेचर माइनस सॉल्यूशन का टेम्परेचर, ये आपका क्या दे देता है, इसका सब्ट्रैक्शन, इसका डिफरेंस क्या दे देता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे देता है हमारा। और फार्मूला क्या है इसका, और फार्मूला यहाँ पे क्या आता है, KF इंटू मोलैलिटी। अगर वांट ऑफ फैक्टर भी आ जाता है आपका, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू यानी वांट ऑफ फैक्टर। तो ये हो गया मेरा डिप्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देख लो नेक्स्ट, यहाँ पे ये बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मास ऑफ सॉलिड। देखो ध्यान से बात सुनना, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे करते हैं, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ये बातें याद रखनी है आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होता है, बहुत सिंपल था यार। ऑस्मोसिस क्या होता है, जब आपका सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ जा रहा होगा, सॉल्यूशन की तरफ, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है कि प्योर जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ, यानी गड़बड़ी हो रहा है ना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये प्रोसेस को मैं स्टॉप कर दूँ, इस प्रोसेस को स्टॉप करते हैं उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
उसको स्टॉप करने में यहाँ पे जितना भी प्रेशर लगता है तो उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। सी यहाँ पे क्या है कॉन्सेंट्रेशन, आर यहाँ पे क्या है टी, सॉरी आर यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट, टी यहाँ पे टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। और दूसरा फॉर्मूला है अगर आपका बॉन्ड फैक्टर कब आता है, जब आपका मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस में आपका बॉन्ड फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक, ये थोड़ी देर में बता दे रहा हूँ बॉन्ड फैक्टर का वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा करके जो ऑस्मोसिस को रोका था, ठीक है, जो इधर वाला प्रोसेस हो रहा था उसको रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, एक प्रेशर लगा दिया जिसका नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर इस ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो अब ये सॉल्वेंट, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट कहाँ किधर आने लगेगा, प्योर प्योर फॉर्म की तरफ, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और याद रखना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को ही परमिशन देती है अपने अंदर से गुजरने के लिए। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। आई बात समझ। नेक्स्ट, क्वांटम फैक्टर। क्वांटम फैक्टर क्या होता है, देख लो ये कुछ डिफिनेशन है ये क्वांटम फैक्टर का, ये लास्ट का दो डिफिनेशन देख लो, इंपॉर्टेंट है। क्वांटम फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड ये क्या रेशियो, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। सेम अगर एसोसिएशन हो रहा है आपका, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। बस ये दो फॉर्मूले हैं, तो इस दो फॉर्मूले से हम डेराइव कर लेंगे कॉन्सेप्ट को। आई बात समझ में, ठीक है गाइस। अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो यार प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करके चलना, और काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड है आई नो, लेकिन फिर भी आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग अलर्ट हो जाए, लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलो। ठीक है, और आप लोग जितना मतलब दिखाओगे प्यार, तो फिर मैं भी प्यार, समझ रहे हो, तो मैं पीछे नहीं रहूँगा फिर। बात है समझ, आपका सारा चैप्टर बहुत आसानी से इजी वे में मैं कंप्लीट कर दूंगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलो हम लोग देख लेते हैं क्वांटम फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में हम लोग देख लेते हैं क्वांटम फैक्टर का फॉर्मूला। ठीक, देखो आपके पास क्वांटम फैक्टर का केस फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ये फॉर्मूला होता है आपका एसोसिएशन के केस में। ठीक? और दो केस यहाँ पे बनता है फिर, अल्फा का वैल्यू अगर 1 हुआ और अल्फा का वैल्यू अगर 0 हुआ। 0 कब होगा, या तो एसोसिएशन है नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यानी एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ हो ही नहीं रहा, तो 0 अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 के बराबर आ जाएगा। यानी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन नहीं हो रहा है, एसोसिएशन एसोसिएशन नॉट हियर अकरिंग अकरिंग। और यहाँ पे क्या होगा, 1 का मतलब है कि पूरा का पूरा टूटेगा हर हाल में, जैसे जैसे साल्ट को आप पानी में घोलते हो तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो 100% डिसोसिएशन, मतलब उसको फ्रैक्शन में 1 लिखते हैं। 100% में क्या लिखते हैं, 100% को फ्रैक्शन में 1 लिखते हैं। तो अब अल्फा के 1 रख दो, तो आई इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई एन। यहाँ से कट गया, ये आई इक्वल्स टू 1 बाई एन आ गया। कब, जब आपका एसोसिएशन हो रहा है तब। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिसोसिएशन में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एन। अब यहाँ पे दो केस फिर बनेगा, एक अल्फा इक्वल्स टू 1, एक अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यार सिक्वेंशियली कर दे रहा हूँ, एक अल्फा इक्वल्स टू 1, एक अल्फा इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब क्या है कि ना तो डिसोसिएट हो रहा है कुछ भी, तो अल्फा के जगह यहाँ पे 0 रख दोगे तो आई इक्वल्स टू आपका 1 के बराबर आ जाएगा यहाँ से। मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन नॉट अकरिंग, डिसोसिएशन डिसोसिएशन विल नॉट अकरिंग अकरिंग। बस सिमिलरली अगर 1 हो गया है तो इसका मतलब 100% वो टूट रहा है, तो यहाँ पे आप अल्फा के 1 रख दो, तो यहाँ पे आपका आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन के बराबर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो आपका नहीं, आप यानी आयनिक कंपाउंड है अगर, तो आपका समझ जाइए कि उसमें जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे वही आपका क्वांटम फैक्टर होगा। अगर डिसोसिएट नहीं हो तो वही वहाँ पे आई का वैल्यू 1 होता है, तो क्वांटम फैक्टर 1 हो जाता है। ठीक, तो यार अब जो भी फार्मूले आपने पढ़े थे, जो अपने लाइफ में जो भी फार्मूले हम लोगों ने पढ़े, याद रखना अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो वो केस मैंने बता दूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से 4 फार्मूले जो हमने पढ़े थे, क्या क्या, फर्स्ट डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू 1 फ्रैक्शन ऑफ बी। सेकेंड सेकेंड डेल्टा पी बी इक्वल्स टू ए बी इंटू एम। थर्ड डेल्टा पी एफ इक्वल्स टू ए एफ इंटू एम। चौथा पाई
इज इक्वल टू सी आर। तो यहाँ पे हमने आई का वैल्यू 1 मान लिया था, आई का वैल्यू 1 इंटू एनीथिंग वही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे आई का वैल्यू 1 था, इस केस में आई का वैल्यू क्या था, यहाँ पे आई इक्वल टू 1। और आई इक्वल टू 1 कब आता है, जब आपका ना तो एसोसिएशन हो ना तो डिसोसिएशन हो, ठीक है। नाइदर एसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन, एसोसिएशन नॉट, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। तो तब हम आई का वैल्यू 1 लेते हैं और उस केस में यही मेरा फॉर्मूला हो जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का। लेकिन अगर थोड़ा भी आपका एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन के अंदर खुद मेंशन रखेगा कि यार इतना डिसोसिएट हो रहा है या इतना एसोसिएट हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग फिर वाट ऑफ फैक्टर निकालोगे और वाट ऑफ फैक्टर निकाल करके देन सॉल्व करोगे, देन आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, आएगा समझ। तो अगर आपका मान लो यहाँ पे डेल्टा P divided by P naught, delta P divided by P naught A equals to mole fractions of B, delta T B equals to A B into molality, delta T F equals to A F into molality, pi equals to यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू CR। बट यहाँ पे आपको I का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कब, जब या तो आपका एसोसिएशन हो रहा है या तो डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा कब, जब आपका आई का वैल्यू 1 नहीं है, तो आपको फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में, समझ में आई। तो यहाँ पे आपका एंड होता है सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आ रही है बात, समझ में आ गई। तो यार बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, होप ये कॉन्सेप्ट आपने समझा और फील कर लिया कि हाँ यार मजा आ गया। आई बात समझ, मैंने कितना टाइम लिया वो टाइम तो मुझे देखना पड़ेगा ना, मैंने कितना टाइम लिया आई डोंट नो, लेकिन हाँ मैंने जल्दी कंप्लीट कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी नहीं करना, ये मैं लाइव के लिए सेटअप किया था लेकिन लाइव का यार हो नहीं पाया, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेते हैं और फिर लास्ट में क्वेश्चन देख लेंगे, टेंशन नहीं है उसका, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स पे आता है, उसको भी देख ही लेते हैं, ठीक। जल्दी जल्दी सबको देख लेते हैं। यार हम लोगों ने क्लास 12th के लिए हम लोगों ने सेटअप किया, क्या 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 प्लान बनाया, प्लान ये बनाया कि पहले फिजिकल केमिस्ट्री जल्दी से खत्म कर लेते अपन। सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया आप लोगों को। और अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत है तो यार मेरा वो वाला वीडियो देख लो, पहले वाला जो मैंने बिहार बोर्ड के लिए भी पढ़ाया बहुत काफ़ी डेप्थ में, या फिर आपके सीबीएसई के लिए भी मैंने पढ़ाया था सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पूरा, तो वो वाला भी देख लो, इससे पहले वाला वीडियो, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा इन डेप्थ, ठीक है। मैंने पढ़ा रखा था इसीलिए थोड़ा तेज भागा है, तो उससे आप लोगों को दिक्कत नहीं लेना। यहाँ पे मैंने फिर से बोल दिया ये लाइव नहीं है आप लोगों का, ये लाइव नहीं है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये लाइव है सेशन, लाइव नहीं है सेशन, ठीक है। लाइव नहीं है, इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ये 10 बजे से 1 बजे तक रखने का प्लान किया था, लेकिन वो सब एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इसको मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ, क्योंकि लाइव में कोई आए नहीं आता तो यार उतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। सच है कि मुझे जब टाइम मिलेगा तो रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा, तो आप लोग जो पढ़ने वाले रहेंगे वो पढ़ लेंगे, जो जिनको समझ रहे हो ना। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, भाषण ज़्यादा नहीं, चलो। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या देखना वो सब समझ लो कि केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। याद रखना क्या, ओनली फॉर जो केमिकल काइनेटिक्स यानी रेट के बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, इसमें स्टडी करते हैं किसके बारे में, अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी, या फिर डायरेक्ट कर लो। पहला पॉइंट याद रखो किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शंस यानी कितना देर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शंस किसके बारे में, हम लोग कैसे रिएक्शन के बारे में बात करें, ओनली मॉडरेट रिएक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है, ओनली मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट समझा, आज ना मॉडरेट रिएक्शन समझ रहा। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, और कुछ भी ये इतना पढ़ने के लिए नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शंस होता क्या है, तो यार रेट ऑफ रिएक्शंस वो बाद में करें, पहले रेट समझ लेते हैं होता क्या है रेट। तो यार रेट कुछ नहीं होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम ये होता है। यहाँ पे आपका प्लस या माइनस हो सकता है, इक्वल्स टू, अब इसका हम यूनिट, ये तो फॉर्मूला बन गया आपका, ये फॉर्मूला बन गया। अब हम थोड़ा यूनिट की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है यूनिट, यूनिट इसका क्या होता है वो हम चेक कर, यार मोल कॉन्सेंट्रेशन यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर,
और टाइम क्या होता है सेकंड, तो पर लीटर पर सेकंड, तो ये आपका यूनिट ऑफ रेट बन गया। इंपॉर्टेंट है यार, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लगाया है, रीजन, रीजन व्हाट, क्यों लगाया है, शौक है थोड़ी लगाया होगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक। तो प्लस क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग, यानी ये प्रोडक्ट को शो करता है प्लस, और माइनस क्या शो करता है, रिएक्टेंट को शो करता है, यानी डिक्रीज हो रहा है आपका, ठीक। होप यार ये समझ में आ गया फंडा मैंने बोल क्या रहा है आप लोगों को, ठीक। चलो फिर से मेरी बात सुनो, रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, उसके पहले प्लस माइनस लगा दोगे। प्लस क्यों लगता है, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का हमेशा क्या करता है, इंक्रीज होता है, इसीलिए वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को शो करता है। माइनस किसको शो करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का जब प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट घटता हुआ चला जाएगा, तो वो डिक्रीजिंग को शो करता है। होप ये पॉइंट समझ में आया होगा मेरी बात। इंस्टेंटेनियस, ये यार इतना टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना आप लोगों को, पहले मैं एवरेज बता दे रहा हूँ, उसके बाद इंस्टेंटेनियस थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, उस पर बहस कर लेते हैं। यार एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं है, डेल्टा, डेल्टा, यहाँ से देखो, चलो यार एक मिल नहीं रहा है फिक्स्ड, देखो यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय डेल्टा टी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कुछ समझ नहीं आया सर, कुछ समझ नहीं आया यार। इसका मीनिंग ये होता है कि ये लार्ज चेंजिंग की बात कर रहा है, यानी C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, एक लार्ज चेंजिंग पे बात कर रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो इसको बोलते हैं एवरेज, या फिर एवरेज रेट बोल दो, वेलोसिटी काट करके यहाँ पे क्या बोल दो, रेट बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं होता है यार, जो आपने क्या किया था, टाइम यहाँ पे डेल्टा रखा था ना, इसी टाइम को बहुत कम कर दो, बहुत ज्यादा ही कम कर दो, कितना कम, लगभग जीरो के बराबर कर दो, एग्जैक्ट जीरो नहीं पर जीरो के बराबर, 0.00000000000 कर दो, ये ऑलमोस्ट तो जीरो ही है ना, टाइम इसके बराबर आप रख दो, तो उस केस में जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा, ऐसा नहीं। नेक्स्ट, तो ये सब समझ में आ गया। हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग यहाँ पे देख लो, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। नेक्स्ट, नेचर, सरफेस एरिया और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, जनरली इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस जनरली इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैटलिस्ट जब आएगा रिएक्शंस में तो उसका मतलब है ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ये ओनली इंक्रीजेस ओनली, यहाँ पे ये तो ना तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ना तो इनिशियल जो रिएक्टेंट था उसको चेंज करता है, ना तो फाइनल जो पोजीशन, फाइनल जो बनने वाला है जो चीज प्रोडक्ट को भी चेंज नहीं करता है, यानी कि सिर्फ ये रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, चेंज करता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। यानी एक मेरा ये ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ कुछ बन गया समथिंग, ठीक है, ये मेरा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये इतना एक्टिवेशन एनर्जी आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको आप कैटलिस्ट यूज कर लिया, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट अभी भी सेम ही रहेगा, यानी जो रिएक्टेंट था वही रहेगा, जो प्रोडक्ट बनना था वही बनेगा, लेकिन इस केस में आपका जो रिएक्शन बहुत देर में होने वाला था बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, बस ये होता है और कुछ भी नहीं होता कैटलिस्ट से आगे बढ़ता है। यहाँ पे देख लो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये कुछ नहीं है, देख लो यहाँ पे सिंपल सा हम रेट लॉ की बात कर रहे हैं, यानी और कुछ नहीं बात करें। तो रेट लॉ देख लो, अगर इस रिएक्शन पे हम लोग रेट लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो रेट लॉ होता क्या है, सिर्फ सिर्फ आपका रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। ये कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या है, ये क्या है, ये अंदर में तो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, राइट, रिएक्टेंट का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यार, आर इक्वल्स टू यहाँ पे के आ जाएगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर एन आ जाएगा, राइट। के यहाँ पे क्या कहलाता है, के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, ये सबसे फेमस नाम है इसका। होप सब चीज समझ में आया होगा कि ये आपका रेट लॉ क्या बोलता है, वो समझ में आ गया, सॉल्व करके कि ये आ गया, यहाँ पे के क्या है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे पावर में जो है वो क्या है। होप समझ में आ गया, बस इतना ही समझ आया था और कुछ भी नहीं समझ आया। अच्छा, यूनिट की बात कर लेते, थोड़ा सा यूनिट से बहस कर लेते हैं। तो यूनिट क्या होगा देख लो, तो यार हम लोग यूनिट तो जानते हैं ना यार, यूनिट तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, हमने यूनिट के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यूनिट तो हम लोग जानते हैं यार।
तो यूनिट के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बहस कर लिए, ठीक है। इसके बारे में रेट के यूनिट के बारे में, ठीक है। तो रेट, तो यूनिट ऑफ रेट क्या था, यूनिट ऑफ रेट क्या था आपका, वो था मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे यूनिट हम रेट कांस्टेंट के यूनिट की बात करेंगे। तो यार हम लोग अभी तुरंत सॉल्व किए थे कि यार आपका रेट लॉ क्या था, तो सॉल्व करके ये आया था रेट लॉ, राइट। ये आपका रेट लॉ R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। अब यहाँ से के का वैल्यू निकालो तो ये निकल जाएगा। अब के से यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो यानी यूनिट पुट कर दो तो यूनिट आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे R का भी यूनिट रख दो तो वो आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे, थोड़ा सा इवेल्युएट करके हमने यहाँ आ गए, तो थोड़ा सा सॉल्व करके हम लोग यहाँ पहुँच गए। हम लोग को सिर्फ फाइनल आंसर याद रखना है, वो है फाइनल आंसर ये। हम लोग को सिर्फ फाइनल आंसर याद रखना है, वो फाइनल आंसर ये है। बस इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे n क्या है, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। बस ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। यार काफी इंपॉर्टेंट मैं समझा रहा हूँ, प्लीज समझो बात को। और मोल आपका मोल का यूनिट है, L यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट है, S यहाँ पे सेकेंड। खूब समझ में आ गया। के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, के यहाँ पे क्या रेट कांस्टेंट, बढ़ते आगे। अच्छा, अब यहाँ पे रेट लॉ की बात करेंगे। तो रेट लॉ ऑलरेडी बात कर लिया, तो कुछ बहस नहीं करेंगे अभी। हाँ, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंट देख लो, रेट लॉ रिप्रेजेंट एक्सपेरिमेंटल, यानी रेट लॉ हम किसी रिएक्शंस को देख करके बता नहीं सकते कि इसका ऑर्डर ये होने वाला है। तो रेट लॉ क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली है, एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ का कुछ आएगा इन्फॉर्मेशन, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर जो भी आएगा तो उसके बाद हम ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका स्लोएस्ट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट लॉ वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, आरडीएस, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शंस, जिसको आरडीएस बोलते हैं, आरडीएस। आपसे कई बार 12th में पूछा गया है कि डिफाइन आरडीएस। तो आरडीएस क्या होता है, रिएक्शंस जो है काफी सारे स्टेप में भी हो सकते हैं। तो वो रिएक्शंस क्या होता है आपके बहुत सारे स्टेप में, अगर तो उसमें से कोई एक स्टेप तो जरूर स्लोएस्ट स्टेप पे होगा ना, तो उसमें से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उसी को बोलते हैं आरडीएस, और उसी पे आपका रेट लॉ डिपेंड करता है। समझ में आ रही मेरी बातों को, सुनना ध्यान से। चल बढ़ते हैं आगे। रेट लॉ कैन नॉट be deduced from the equations for given reactions, it can be found by experiment only। मैंने बोला ये कि एक इक्वेशन अगर गिवन है तो उसको देख करके हम कुछ बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और रेट लॉ लिख नहीं सकते हैं तो इसका मतलब ऑर्डर हम बता नहीं सकते हैं, ऑर्डर हम बता नहीं सकते तो समझ लो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, द रेट लॉ मे नॉट बियर अ सिंपल रिलेशनशिप ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशंस। तो यार कभी बच्चे को क्या लगता है यार, कभी कोई एक आपका डायरेक्ट सिंगल स्टेप रिएक्शन आपको दिखा दिया जाता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन आपको दिखा दिया जाता है आपको। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स आपका प्रोडक्ट पी, राइट। तो अब यहाँ पे मैं बोल दिया कि ये आपका स्लोएस्ट स्टेप है, या मान लो कि मैंने आपको बोल दिया ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर एलिमेंट्री बोलते हैं मतलब एलिमेंट्री का मतलब है सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री मतलब दैट इज इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, राइट। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब। तो अगर ये सिंगल स्टेप है तब तो आप जो रेट लॉ लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल मैंने बता रहा हूँ, तो तब रेट लॉ आपको क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर अल्फा, जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही आएगा, और बी के पावर बीटा। तो ये चीज अभी करेक्ट है, ये चीज क्या है, अभी के लिए करेक्ट है, ये चीज अभी के लिए करेक्ट है, ये चीज अभी के लिए करेक्ट है। लेकिन 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 अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस नहीं है, यानी एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं है, तो जाहिर सी बात है सिंगल स्टेप नहीं है, तो इसका मतलब ये स्लोएस्ट स्टेप नहीं होगा, और स्लोएस्ट स्टेप मे नॉट, ठीक, ये नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता है, ठीक। तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं है और एक से ज्यादा स्टेप है तो इसका मतलब है कि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो याद रखना, अगर वो एलिमेंट्री नहीं है तो यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हम जो अल्फा रख दिया और बीटा रख दिया, वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने नहीं रखना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स प्रोडक्ट, एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट पी। तो यहाँ पे आपको रेट लॉ लिखना है, पर आई डोंट नो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है या फिर क्या है, नहीं है, इसका आपको कुछ नहीं पता है। तो उस केस में अगर कुछ भी नहीं पता है तो उस केस में रेट लॉ क्या लिखाएगा, आर इक्वल्स टू ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर अल्फा नहीं आएगा, इस बार कुछ और नंबर लो, कुछ भी आ सकता है। तो लेट सपोज मैं उसको एक्स बोल दे रहा हूँ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी
तो उसके पावर कुछ भी आ सकता है, बीटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि ये RDS स्टेप है या फिर आपका कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, मतलब हम इसको कुछ और नंबर मानेंगे भाई। तो यहाँ पे ये रेट लॉ बिल्कुल करेक्ट है आपका, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना। RDS स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होता है, सारा कुछ मैंने बता दिया, होप समझ में आ गया। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मायने रखता है, ऑर्डर का ही इसमें खेल है, तो इंपॉर्टेंट है। फेमस, बहुत फेमस रिएक्शंस यहाँ पे, ये बहुत बार जेईई नीट सब में पूछा गया आपका, हल्के में मत लेना यार। यहाँ पे ये चीज़ बहुत बार पूछा गया आपसे, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl का R इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू K, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन की पावर क्या आएगा, कंसंट्रेशन की पावर जीरो, तो किसी की पावर जीरो क्या होता है, 1 K इंटू 1 K आ जाएगा, तो यहाँ से ये क्या आएगा, 1 आ जाएगा। आगे बस समझ में, चलो तो यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको, होप समझ में आ गया होगा। और ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स समझ में आ रहा है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देख लो, ये 1.5 ऑर्डर हो गया, ये समझ लो, ये सेकंड ऑर्डर हो गया। तो यार इस तरह से ऑर्डर होगा। अब दोनों के बीच में देख लो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग ये होता है कि आपका यार कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके रिएक्शंस में। ये वाले पहले वाले एग्जांपल में देख लो, एक ही है N2O4, एक ही मॉलिक्यूल्स है, तो इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, 1। सिमिलरली H2 प्लस I2 गिव्स 2H है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने पीस शामिल हुए हैं, 2 पीस, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी, 2, और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है उसको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूलर। सिमिलरली यहाँ पे चेक कर लो, FeCl2 का 2 मॉलिक्यूल्स, SnCl2 का 1 मॉलिक्यूल्स, टोटल जोड़ तो ये हो गया 3 मॉलिक्यूल्स, तो यही आपकी मॉलिक्यूलरिटी इसकी 3 हो गई, और यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर। समझ में आ गया? तो यार मॉलिक्यूलरिटी समझ में आ गया। डिफरेंस बिटवीन, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, फिर ये देख लेना, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो देख लो यहाँ पे, मॉलिक्यूलरिटी कैन नाइदर बी जीरो नॉर फ्रैक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, order of reactions can be zero, fractions integers. It is the number of molecules of the reactants concentration from taking part in the elementary step। मैंने बोल ही दिया कि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका elementary reactions होता है ना, उसमें कितने number of molecules participate कर रहे हैं, वही आपका उसका number of molecules ही होता है। It is sum of power of, तो जो आपका रेट लॉ लिखते हो ना, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन के पावर का सम क्या है, वही आपका ऑर्डर कहलाता है। इट कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, तो मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पर आपका ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी इज देयर थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी होता है, मतलब रिएक्शन को देखकर हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। पर आप जो ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, ठीक। मॉलिक्यूलरिटी कंसर्न विद मैकेनिज्म, तो मॉलिक्यूलरिटी किस पे कंसर्न है, मैकेनिज्म पे, और आपका ऑर्डर रेट यानी रेट लॉ पे, काइनेटिक्स पे। नेक्स्ट यहाँ पे, order may change with change in experimental condition with while molecularity cannot, तो यानी ऑर्डर आपका कंडीशन चेंज करेंगे तो उस पर चेंज हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल, आइसोमराइजेशन ऑफ, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन टू आइसोमराइजेशन करवा रहे हैं इसका, इस पे, तो ये प्रोपीन बन जा रहा है, तो प्रोपीन मतलब ये बन जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बता दिया, सिचुएशन पे ये ऑर्डर तो चेंज हो सकता है पर मॉलिक्यूलरिटी चेंज नहीं होगा आपका। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ झूठा होगा, ये झूठा का मतलब समझते हो ना, झूठा, यस। तो यहाँ पे यार H2O तुम्हारा एक्सेस में, जो भी चीज़ एक्सेस में होता है उसको हम रेट लॉ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये काउंट नहीं होगा, और ये एसिड भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही काउंट हो रहा है, वो ईस्टर काउंट हो रहा है, सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा, तो यानी रेट लॉ ये होगा, और इसके पावर क्या होगा, 1, तो ये आपका ऑर्डर है। और यहाँ पे तो देखने में क्या लग रहा था, यहाँ पे H2O पे भी डिपेंड कर रहा है, समझे। यहाँ पे इसको इसीलिए स्यूडो बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है ईस्टर पे, के कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेट लॉ डिपेंड करता है, ठीक है। तो यार इसीलिए इसको स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी इसको बोलते हैं, समझ। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना। इस तरह का रिएक्शन अगर तुमको दे रहा है तो समझ जाना वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट यहाँ पे सारा फॉर्मूला जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए, सारी चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं। बस आप लोग देखते चलो बस फॉर्मूला सब, ठीक है। फॉर्मूला सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए, आ रही बस हमें। चलो यार, होप समझ में आया होगा यार, ठीक है। यार ये देख लो, ये सारे फॉर्मूलेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे फॉर्मूलेस देख लो, सारे फॉर्मूला। आप यहाँ पे डेरिवेशन याद रखो ना रखो, लेकिन फॉर्मूला यार याद रखना। देखो ये फॉर्मूला
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना। ग्राफ ये देख लो। अब लास्ट टाइम में आप जाहिर सी बात है ये सिर्फ रिवीजन ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ये और इसका ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, ये हाफ लाइफ से रिलेटेड हम बातें कर ले तो हाफ लाइफ का डायरेक्ट फॉर्मूला ही देख लेते हैं यहाँ पर। ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारा, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। यानी यानी हाफ लाइफ डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर का किस पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। यानी क्या होता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन हाफ जो होता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसके और जीरो ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ रहा है? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट H2 प्लस Cl2 की HCl, ये मैंने बोली थी जीरो ऑर्डर पे, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है। यूनिट क्या होता है, तो यार nth ऑर्डर का मैंने आपको याद करवाया था ना, हाँ, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1, टाइम की पावर माइनस, टाइम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, ठीक है ना, ईयर, वीक, कुछ भी हो सकता है। तो ये टाइम इसलिए मैंने लिख दिया इसको। अब यहाँ पे हमको जीरो ऑर्डर के लिए चाहिए यूनिट, तो n का वैल्यू यहाँ पे जीरो पटक दो, जीरो पटक दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा, मोल की पावर 1, लीटर की पावर माइनस 1, टाइम की पावर माइनस 1, ये आपका जीरो ऑर्डर का यूनिट्स आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टी हाफ का मैंने बात करी थी, उसका ग्राफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ डायरेक्टली पूछना है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट यहाँ पे जीरो ऑर्डर से रिलेटेड जो भी बातें थी, एग्जांपल्स वगैरह सारे मैंने यहाँ पे दिखा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको डेफिनेशंस क्या होता है, यार रेट लॉ अगर आप लिखोगे, मान लिया ये रिएक्शन आपका रेट लॉ मैंने लिख लिया, हमको एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर यहाँ पे कौन से किसकी बात करें, फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की हम लोग बात करें, देखो यार फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो एन का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये स्टेप आ जाएगा और ये स्टेप क्या कहलाता है, रेट लॉ, या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन कहलाता है, या रेट लॉ इक्वेशन कहलाता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर की। ये तो डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग आर इक्वल्स टू के ए, जो अभी रेट लॉ से लिखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और हम लोग दूसरा इक्वेशन और जानते हैं, कौन सा इक्वेशन देख लो यहाँ इधर हुआ है क्या, ठीक है, तो इक्वेशन दिया है तुम्हारा, ये आप देख लो। ए इक्वल्स टू आपका पी, ए से मान लो प्रोडक्ट पी जा रहा है, टी इक्वल्स टू 0 पे ए नॉट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं, टी इक्वल्स टू टी पे ए नॉट माइनस एक्स, और प्रोडक्ट एक्स बना, तो इसी को ए नॉट माइनस एक्स को ही ए टी हम लोग बोलते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ये क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम, ये हो गया। आर इक्वल्स टू एक डेफिनेशन हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन कि ए का अगर हम निकालना चाहेगा तो वो क्या आएगा, आर इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। तो ये आपका रेट का स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये दो इक्वेशन से हम लोग इसको डिराइव करके इंटीग्रेशन करके और इंटीग्रेशन करके फाइनल जो रिजल्ट है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करके आपका फाइनल रिजल्ट ये आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। और आपका एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहाँ पे आपका जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, उसको प्लीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर इसका डेप्थ वर्जन देखना है, डेप्थ वर्जन, तो प्लीज मैंने बिहार बोर्ड का जब पढ़ाया था तो सॉलिड स्टेट सब सारा कुछ बहुत डेप्थ में पढ़ाया था, तो वो वाला वीडियो देख सकते हो 6-7 घंटा का, वो वीडियो देखो आपको पूरा समझ में आ जाए। लेकिन मैं ये 12th के लिए सिर्फ ये 3 चैप्टर लेकर एक ही वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कवर कर दूँ, तो इसीलिए मैं ये लेकर के आ गया, ठीक। नेक्स्ट आपका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूले आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड जो होता है, देख लो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, the half life of first order kinetics does not depends upon a not, that is initial concentration of reactant। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, प्लीज याद रखना। और टी हाफ का वैल्यू क्या होता है, ln 2 बाई के, या फिर ln 2 का वैल्यू 0.693 बाई, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट ये ग्राफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे तो टी हाफ का वैल्यू डिपेंड नहीं करता ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ग्राफ आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब आर वर्सेस ए, तो ये इक्वेशन देखे थे हम लोग रेट लॉ का, तो उससे हम लोग y इक्वल टू एम एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ बन जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे ए टी इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस के टी, तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट ये देख लो ए टी वर्सेज टी का ग्राफ, ये बन जाएगा आपका। तो ये ग्राफ सब बहुत सिंपल है यार, देख सकते हो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल यार देख सकते हो, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो भी होता है तुम्हारा सब फर्स्ट ऑर्डर में आता है। यहाँ पे Cl2O3 से Cl2 प्लस O2 ऐसे करके बन रहे सारे रिएक्शंस तुम्हारे आ जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, देख लो थोड़ा सा डेफिनेशंस, एग्जाम्पल सारा कुछ।
यहाँ पे ये फार्मूला देखो, सेकंड ऑर्डर का सिर्फ मैं फाइनल बता दे रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर का उतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ ये हाफ का वैल्यू nth ऑर्डर के लिए यार डेराइव करना पड़ जाएगा। यार डेराइव तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं बता जरूर दूंगा, ठीक। चलो तो हम लोग देख लेते हैं यार यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में जो आपका nth ऑर्डर का टी हाफ का वैल्यू सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए सिर्फ वो, क्योंकि ट्वेल्थ में आपका फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने सारा चीज इंपॉर्टेंट बता ही दिया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। समझ में आई बात? चलो चलो nth ऑर्डर के लिए, सिर्फ nth ऑर्डर के लिए हम क्या बात करें, टी हाफ का वैल्यू। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आता है और यही फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, होप कि आपको याद रहेगा। एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर यहाँ पे n का वैल्यू 1 रख दोगे तो यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, सॉरी n का वैल्यू अगर 1 रख दो 1 माइनस 1 0, ए नॉट की पावर 0, 1/1 कांस्टेंट आ जाए, टी हाफ कांस्टेंट किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। वो चीज़ पता ही है हमें, चीज़ क्लियर है, पक्का सी बात क्लियर है। और n का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं रखा है, पहली बात कि जब यहाँ पे और वैल्यूज आएगा तो वहाँ पे 1 अपॉन n माइनस 1, तो वो नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। और वैसे हम लोग को पता ही है कि यहाँ जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो कांस्टेंट होता है, ये याद रखना है हम लोग को, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और बाकी सारे का तुम इससे निकाल सकते हो कैसा रिलेशन है। सपोज आपसे पूछ लेगा कि टी हाफ का रिलेशन बताइए थर्ड ऑर्डर के लिए, कैसे कैसे करोगे इसको, टेन का वैल्यू यहाँ पे 3 रख दो, टेन का वैल्यू 3 रखोगे तो ये टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n का वैल्यू 3, तो ये ए नॉट के स्क्वायर के, यहाँ पे देख लो ए नॉट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टी हाफ का वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से n का वैल्यू अगर मैं 0 रख दिया तो यहाँ पे टी हाफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर 0 माइनस 1, और इसको सॉल्व करोगे तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए के आ जाएगा। तो यार हम लोगों को पता भी है कि ए नॉट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम, यार ये पता भी है हमें, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन और ये सारी चीज़ ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। देखो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका ये जो एनर्जी है ये आपका रिएक्शंस का एनर्जी हो गया, रिएक्टेंट साइड का, ये आपका प्रोडक्ट साइड का एनर्जी हो गया, इसके बीच का डिफरेंस डेल्टा एच हो गया, ठीक है। ये आपका फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ये आपका बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ये सारा चीज़, ठीक है। और ये आपका कौन सा एक्सोथर्मिक के लिए है, ये आपका एंडोथर्मिक के लिए, ये आपका मिरर इमेजेस आपको बन जाएगा, ठीक है। ये सारा पॉइंट दिख गया होगा। और आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड माइनस रिएक्टेंट का आंसर वही होता है, ठीक है ऐसा ना। और थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है कि आपका ये पूरा बॉटम से लेकर के पूरा जो एनर्जी होता है, तो वो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। आगे बस समझ, ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे, तो ये बात समझने की कोशिश करो। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का इफेक्ट, कैटलिस्ट कैसा होता है यार पता है, मैंने बोला ही कि कैटलिस्ट जनरली किस लिए यूज़ करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, बस ये याद रखना, ठीक। और कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, मैंने बताया ही आप लोग को। ये सारे पॉइंट बहुत भाषण लिखे हुए, वो सब आपको लोग को जानने की जरूरत है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। The rate of reaction is depend upon the temperature. This is expressed in terms of temperature coefficient, which is the ratio of the देखिए यहाँ पे rate constant differing by the temperature by 10। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 10 by of 10 तो जनरली ऐसा ना, तो ये चीज़ था। बाकी डेफिनेशन तो आप देख ही सकते हो, ये आपका बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अरेनियस यार इंपॉर्टेंट है, अरेनियस को छोड़ना मत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट जान है, ये फॉर्मूला, ये पहले तो ये फॉर्मूला जाना है आपको। दूसरी बात ये टर्म है क्या, क्या सारा यहाँ पे लिखा ही हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात है। के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, फॉर्मूला हो गया। वो सेट लॉग लेकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये दो केस के लिए ये फॉर्मूला आपको जनरेट हो जाएगा, लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन डिवाइड बाई टी वन टी टू, ये हो जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे ये पैरेलल रिएक्शन हो रही है, तो ये सब पढ़े हैं, तो ये सब क्वेश्चन को हमको करने के लिए नहीं है बिल्कुल भी, तो ये सब चीज आई बस यहाँ तक। तो यहाँ पे आपका नहीं, थोड़ा सा और मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जो मैंने छोड़ा है उसको पढ़ा दे रहा हूँ, छोड़ा नहीं है, पर आप लोग बोलोगे कि छोड़ दिए, तो इसीलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ उस चीज़ को। देखो क्या फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लो ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ ए, या फिर मान लो क्या लिखूँ यार, चलो ए कैपिटल ए लिख रहा हूँ प्लस बी कैपिटल बी लिख रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ से प्रोडक्ट पी बना, या फिर प्रोडक्ट बी लिख दे रहा हूँ बी, यहाँ पे आपका मान लेते हैं सी, सी बन रहा है प्लस स्मॉल डी
D1 है, ये प्रोडक्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे हमको आपसे पूछा जा सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस। देखो, पहला रेट ऑफ डिसअपेयरेंस और रेट ऑफ अपेयरेंस के रिलेटेड। तो याद रखना, डिसअपेयरेंस जो है वो आपका डिफाइन होता है रिएक्टेंट के लिए। डिसअपेयरेंस डिसअपेयरेंस डिफाइन only for what? Reactant. Product, sorry, appearance is defined only for product. ये टर्म होप समझ में आया होगा। अच्छा, अब डिसअपेयरेंस है तो जाहिर सी रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड है मतलब इसका हम लोग नेगेटिव से शो करते हैं। अपेयरेंस है तो इसको प्लस से शो करेंगे, इसके रेट को। यहाँ पर रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जो भी होगा माइनस के साथ होगा, और जो भी कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी। ये आ गया ए के रिस्पेक्ट में आ गया। इसी तरह से आप बी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, तो आर इक्वल्स टू माइनस बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, ये सब लिखिए। याद रखना, अगर किसी पर्टिकुलर का पूछ रहा है रेट ऑफ ए बताइए, रेट ऑफ बी बताइए, रेट ऑफ सी बताइए, रेट ऑफ डी, तभी आपका डिसअपेरेंस और अपेयरेंस का रोल आएगा। आएगा समझ में? तो रेट ऑफ ए पूछ रहा है तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या आ जाए? माइनस डी ए बाई डी टी। इसमें स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं, ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, कुछ नहीं, तो कोई रोल नहीं। मैंने क्या बोला फिर से सुनो, आपसे अगर अपेयरेंस डिसअपेयरेंस की बात कर रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर किसी बात कर, किसी टर्म की बात कर रहा है, या तो ए की बात कर रहा है, या तो बी की बात कर रहा है, या तो सी की बात, या तो डी, तब आपका अपेयरेंस और डिसअपेयरेंस आएगा। समझ आ रहा है? अगर अपेयरेंस आ रहा है तो आप लोग को बस प्लस लगा देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अपेयरेंस के लिए देख लेते हैं, आर इक्वल्स टू प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी। तो ये हो गया आपका अपेयरेंस के लिए। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ सी, तो प्लस डी सी बाई डी टी हो जाएगा। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए तो माइनस डी ए बाई डी टी हो जाएगा। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी तो माइनस डी बी बाई डी टी हो जाएगा। समझ में आ गया? टर्म समझ में आ गया? हाँ यार, बिल्कुल समझ में आया होगा। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर आपसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये है। ये अगर हो रहा है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा? अगर पूरे की बात कर रहा है, पूरे की सारे की पूरे रिएक्शंस की बात कर रहा है, तो उस केस में स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का इंपॉर्टेंट रोल है, और माइनस क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ए बाई डी टी डिवाइडेड बाई, अब कोफिशिएंट का इंपॉर्टेंट रोल है तो कोफिशिएंट से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसे हमने डिवाइड कर दिया और डी टी हो गया। सिमिलरली इक्वल टू यहाँ पे भी है, तो माइनस रिएक्टेंट साइड इसलिए माइनस, मैंने कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, फिर डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इक्वल्स टू सी भी है तो प्लस प्रोडक्ट साइड इसलिए प्लस, कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन से हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इक्वल्स टू प्लस 1 बाई डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी टी। ये आपका ओवरऑल पूरा हो जाता है। ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस। ये क्या? रेट ऑफ रिएक्शंस हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो मेरी बात। चलो, क्यों ये क्वेश्चन पूछता है? कभी कभी क्या देता है कि आपको ये दे देगा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, आपसे पूछ लेगा कि आपको बताना है, जैसे सपोज क्या बताना है, कि रिएक्शन देकर कैसे देगा, और पूछ लेगा कुछ बी का इन्फॉर्मेशन, सी का इन्फॉर्मेशन, डी का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब आपस में इक्वल है, तो ये सब में आपस में रिलेशन जाहिर सी बात बन सकता है। ठीक, सारे से रिलेशन बन सकता है, ऐसा ना। चलो, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है क्या? केमिकल काइनेटिक्स। हमारा बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। देख लो इसमें क्या पढ़ना है। देख लो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर इसमें तुम देखोगे क्या पढ़ना है वो, तो ध्यान से देख लो यार, पढ़ना क्या है आपको, पढ़ना क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अगर वही नहीं पता है तो क्या पढ़ोगे तुम? तो हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, हमने केमिकल काइनेटिक्स, और अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। लाइफ ये बिल्कुल भी नहीं है। 10-1 बजे मैं लेने वाला था, सारा प्रोग्राम मैंने हटा दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि आप लोग आ नहीं रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि यार रिकॉर्डिंग करके डाल देता हूँ, जिसको देखना होगा देख लेगा फ्यूचर में। चलो, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। 2023 ये CBSE बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, CBSE
चलो, बाकी बिहार बोर्ड के लिए भी मैंने काफ़ी टेस्ट पेपर आया था, उसको भी देख सकते हो, उसके लिए भी सीबीएसई बोर्ड के लिए भी काम आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ भी। तो मैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए, कुछ भी देख लिया करो, लेकिन देख लिया करो, काफ़ी फायदा होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, कुछ पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि बस नहीं पता? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यार, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल में, और फिर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होता है केमिकल में, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। अगर आपका केमिकल कन्वर्ट होता है उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, या फिर सारी बस चलो, या फिर उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। आई बस ये बात तो समझना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल में। तुम्हारा गैल्वेनिक सेल या फिर कह लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वो क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में। तो ये सारे बेसिक से फंडे समझ में आ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, तो ये सारे कुछ फंडेज हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, एंड सो ऑन। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, सारी बातें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, सारे एक ही का नाम देखो यहाँ पे। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं डैनियल सेल, तो सारे एग्जांपल को, इसका हम लोग एक फेमस एग्जांपल है डैनियल सेल, उसी से समझते हैं, ठीक। तो डैनियल सेल क्या होता है यार, देखो ध्यान से, अगर आप लोग इसका मतलब अच्छे से डेप्थ में जानना चाह रहे हो तो मतलब फिर काफ़ी लंबा चला जाएगा फिर बाद। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूँगा, वरना लंबा चला जाए फिर आप लोग भी तो बोलोगे कि यार काफ़ी लेंदी ले जाता है। और यार आप लोग प्लीज़ एक काम वो कर दिया करो, वो क्या है कि शेयर वेयर लाइक वाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। और 1 अप्रैल से हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, काफ़ी धांसू तरीके से, ठीक है। तो यार उसमें इसके लिए वेलकम आप लोगों का, यार आ जाओ जल्दी जल्दी सब, काफ़ी मज़ा आने वाला है। आई बात समझ? चलो यार, एक पहले मुझे स्लाइड, तो यहाँ आते हैं हम लोग, देखो यहाँ हम लोग क्या करने वाले, ध्यान से देखो। हम लोग क्या करने वाले हैं उसको ध्यान से देखो, बस समझ लो इतना काफ़ी है। देखो हम लोग क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, एक इस तरह का 2 बीकर ले लिया, उसमें हमने 2 सॉल्यूशन रख दिए, क्या रख दिया, जैसे हमने सॉल्यूशन किस चीज़ का लिया था, हमने एक तरफ लिया जिंक सल्फेट, एक तरफ हमने लिया कॉपर सल्फेट, एक तरफ हमने लिया कॉपर सल्फेट। फिर उसमें इलेक्ट्रोड डिप किया, इलेक्ट्रोड जो हमने डिप किया, ये जिंक का ही इलेक्ट्रोड मैंने डिप कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड डिप किया मैंने, यहाँ पे कॉपर का ही इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, ठीक है। आई बात समझ? फिर यहाँ पे हुआ क्या, उसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया गया एक अप्लाइंसेस के थ्रू, कुछ भी अप्लाइंसेस हो सकता है तुम्हारा, बल्ब या कुछ भी हो सकता है, ठीक, अप्लाइंसेस मान लेते हैं, कुछ भी होगा, तो ये कुछ अप्लाइंसेस के थ्रू जोड़ दिया गया। उसके बाद जब जोड़ा गया इन दोनों को, तो पता चला कि यार ये तो करंट, बल्ब जल गया, ठीक है, बल्ब जल गया यहाँ पे, तो जल गया तो पता है, जल गया तो पता है कितना बड़ा मतलब मामला हो गया यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे बल्ब जला, तो यार फिर थोड़ी देर बाद बंद भी हो गया, थोड़ी देर बाद बंद हो गया, तो उसका रीजन मैं समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, तो समझ लो हुआ क्या, उसको समझ लो। देखो हमने जिंक Zn SO4 रखा, यस बिल्कुल, यहाँ पे जिंक है, तो जिंक यहाँ पे क्या करता है, जिंक खुद Zn+2 में चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन घूमता वो फिरता आ जाएगा, और घूमता फिरता ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा, और इसको कॉपर+2 जो सॉल्यूशन है वो ले लेगा। तो ऐसे करके काम बन रहा है, राइट। फिर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो ये आपका पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ये बात? चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सॉरी मैं क्या कर दिया, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ये इलेक्ट्रोड पे, कौन रिलीज कर रहा है, जिंक, तो वो खुद कहाँ चला जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर चला जा रहा है, Zn+2
सॉल्यूशन में चला जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड मेरा कैसा पूरा दिखेगा, ये इलेक्ट्रोड मेरा नेगेटिव दिखेगा, राइट। और यहाँ पे कॉपर, ये कॉपर +2 जो सॉल्यूशन में वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव, ये तो कैथोड जो है ये आपको पॉजिटिव दिखेगा, राइट। तो ये साइड आपका कैथोड कहलाता है। क्यों कहलाता है वो अभी समझा रहा हूँ। ये साइड आपका एनोड कहलाता है। एनोड कैथोड क्यों बोलते हैं, देखो ये जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में चला गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीमेंट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीमेंट दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीमेंट मतलब दैट इज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे पता चला, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्रीज हुआ, या फिर ये कह लो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, तो ये भी डेफिनेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज करे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा। तो इसका मतलब रिडक्शन कहाँ पे होगा, सिर्फ कैथोड पे होगा। रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा, राइट। सब चीज समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो हुआ वो कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट। इसको बोल दो लेफ्ट, इसको बोल दो राइट। तो लेफ्ट से राइट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फ्लो हुआ, यानी यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन हो गया, राइट टू लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, करंट राइट टू लेफ्ट, क्योंकि करंट और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो गया ना, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो पोटेंशियल जनरेट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे अप्लायंसेस जला, यानी बल्ब मान लो जल गया, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद बंद हो गई। तो बंद क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रोड था नेगेटिव था, तो यहाँ पे जब जिंक +2 में जा रहा था, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जा रहा है। ये सॉल्यूशन कैसा हो जा रहा है, आपका पॉजिटिव हो जा रहा है, और ये आपका सॉल्यूशन कैसा हो जा रहा है, ये सॉल्यूशन ये क्या कर रहा है, अपना लेते जा रहा है, तो ये अपना पूरा सॉल्यूशन आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि Cu+2 तो कहाँ चला जा रहा है, Cu+2 आपका चला जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में, तो यहाँ पे सिर्फ SO4- बच जाएगा, -2, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन पूरा नेगेटिव बच जाएगा। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन पूरा पॉजिटिव हो गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या इधर से उधर जा पाएगा, क्या नहीं, ये नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ के रखेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो ये जा नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि आप सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, खुद पॉजिटिव की वजह से आप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा और इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। यहाँ पे भी सेम, ये खुद क्या है, नेगेटिव सॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन आएगा तो रेपेल करेगा, बोले चल दफाओ, हम नहीं, समझ में आ रहा है। तो यार कुछ ये तो पहले बात अट्रैक्शन में, दूसरी बात ये जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को, फिर भी एक आध दो बच्चे क्योंकि चला भी जाता है इस इलेक्ट्रोड पे, तो यहाँ पे ये दफा कर देगा, क्योंकि ये बोलेगा खुद हम नेगेटिव है, चल तू दफा। तो इस तरह का मामला होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है, और जिसकी वजह से करंट यहाँ पे नहीं होता है, और करंट नहीं होता बल्ब नहीं जलेगा आपका। ये सारे मामला पेश आते हैं। जैसे यहाँ पे एक फंडा फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और बोला कि रुक जा भाई, काहे इतना हड़बड़ाता है तुम, एक हम चीज़ लगाते हैं, वो है देख ले। तो वो चीज़ क्या था वो हम भी बता देते हैं तुम लोगों को। देखो, ये इस तरह का इन्वर्टेड यूट्यूब लगाया गया, इसको क्या बोला गया, इन्वर्टेड यूट्यूब। ऐसे करंट हटा दे रहे, वरना तुम लोग को लगेगा कि यहाँ पे, चलो यहाँ पे करंट को इधर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जब तो यहाँ पे इन्वर्टेड यूट्यूब लगाया, इन्वर्टेड यूट्यूब में क्या था, अगर पेस्ट फॉर्म में, अगर जेल किस फॉर्म में, अगर जेल फॉर्म में आपका क्या रखा गया, के अंदर एक पेस्ट रखा गया, और वो क्या था आपका, और यहाँ पे कौन सा पेस्ट रखा गया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे क्या रखा गया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे रखा गया आपका। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट तो रखा गया, ठीक। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों रखा गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट कैटायन होता है, यानी कैटायन एनायन में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे सम मान लो KCl ले लिया, KCl मैंने ले लिया, तो ये इस साइड नेगेटिव है, तो यहाँ पे K आ जाएगा, तो K और यहाँ पे जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन उसको लेकर के थोड़ा सा मेंटेन कर देगा भाई, कि तू माइनस मेरे पास आ जा, और यहाँ पे थोड़ा सा जो पोटेंशियल जनरेट हो गया था वो थोड़ा सा रोक देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आ जाएगा Cl-, तो यहाँ पे प्लस चार्ज जो है उसके साथ प्लस पॉजिटिव के साथ माइनस मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये आया इन्वर्टेड यूट्यूब, और इसी इन्वर्टेड यूट्यूब को क्या बोला गया, साल्ट ब्रिज। क्यों, क्योंकि इसके अंदर साल्ट ये रखा था, KCl क्या है आपका, साल्ट ही है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो है, इसीलिए इसको साल्ट ब्रिज बोला गया। और ये ब्रिज का काम कर रहा है, देख लो दो अलग अलग जगह को ये जोड़ रहा है, तो इसलिए इसको ब्रिज बोला गया। तो ये साल्ट ब्रिज, जिसमें अगर पेस्ट फॉर्म में क्या भरा जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है,
और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आपका जो करंट है, इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो होगा और देन करंट फ्लो होगा तो हम उसको यूज कर पाएंगे अप्लायंसेस। समझ में आ रहा है? तो ये सारा फंडे समझ में आ गया होंगे। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं रिएक्शंस थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए एट एनोड, एट एनोड, एनोड कैसे मैंने अभी बता दिया आपको, नेगेटिव। और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ओनली। ये सारी चीजें मैंने आपको बक दी। ये सारी चीजें जब आपको मैंने बका है तो यहाँ पे देखो जिंक सॉलिड में था पहले, कहाँ चला गया, जिंक +2 में, और प्लस तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो ऑक्सीडेशन हुआ, ये क्यों बोला, क्योंकि जीरो स्टेट में था, जीरो से +2 स्टेट में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। ठीक, तो ये एनोड पे ये रिएक्शन हो गया आपका। एट कैथोड, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है आपका कैथोड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। चेक भी कर लेते हैं रिएक्शन से, रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन क्या था, कॉपर +2 में था सोल्यूशन में, एक्वस में, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो छोड़ रहा है जिंक से लेकर के, और Cu में चला जा रहा है, सॉलिड में, Cu में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +2, यहाँ पे जब आया तो कितना हो गया, 0, +2 से 0 में आ रहा है, मतलब घट रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीमेंट का मीनिंग क्या है, कि वो रिडक्शन हो रहा है। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, दैट इज इसका मीनिंग क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीमेंट, दैट इज रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस। आई बात समझे, वो यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साल्ट ब्रिज का मैंने सारा चीज बता दिया, गैल्वेनिक सेल क्या है वो सारा चीज बता दिया। और हाँ, यहाँ पे ये देखो, ये तो आपका हाफ रिएक्शन मैंने लिख दिया। हाफ रिएक्शन मतलब आपका इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, हाफ रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन आपका नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब ये देखो यहाँ हाफ, हाफ इसको क्या बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। तो भी हाफ सेल रिएक्शन, देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, तो ये भी आपका क्या, हाफ सेल रिएक्शन बोलता है। समझ में? अच्छा, अब इसको ओवरऑल जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, सर Zn सॉलिड बच जाएगा, इधर Cu एक्वस बच जाएगा, इससे क्या बना था, Cu सॉलिड, और यहाँ से जिंक +2 बना था। राइट, ये आपका बन जाएगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आया, ये आपका पूरा फुल रिएक्शन है। ये क्या है, फुल रिएक्शन को कहते हैं, फुल रिएक्शन कहते हैं, ये आपका फुल रिएक्शन है। ठीक है, फुल रिएक्शन आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखो 0 में था, 0 से कहाँ गया, +2 में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये 0 में, सॉरी +2 छूट गया, यहाँ पे ये +2 है। ठीक है, ये +2 है, +2 से कहाँ जा रहा है, 0 में, तो ये ऑक्सीडेशन, ये यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और कोई भी ऐसा रिएक्शन इसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स। समझ में आया बात, क्लियर है बात। ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन था। तो याद रखना, जो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और एक और बात इंपॉर्टेंट, जो हम गैल्वेनिक सेल में बात करते हैं उसमें आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इन केस ऑफ गैल्वेनिक, इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, या फिर इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है, इसका डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब समझो, चलो नेक्स्ट। सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साल्ट ब्रिज क्या होता है वो मैंने बता दिया, आप कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन देख लो सेल का। तो यहाँ पे देख लो, पहले आपको इलेक्ट्रोड, फिर यहाँ पे सेपरेशन, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन क्या था वो, फिर यहाँ पे ये साल्ट ब्रिज, जो डबल पाए ये क्या शो करता है, तो क्या ब्रिज। फिर ये आपका जो दूसरा बीकर था उसमें जो भी चीज था आपका सॉल्यूशन, जो भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन था, जो कॉपर का था वो, देन आपका इलेक्ट्रोड, तो ये चीज था।
ये सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए था ना, पोटेंशियल जनरेट हो गया था, ठीक है, कैथोड पे भी और एनोड पे भी। तो एक को बोलते हैं एनोड पोटेंशियल, एक को बोलते हैं कैथोडिक पोटेंशियल। तो इस तरह का आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे जो पोटेंशियल है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे जो पोटेंशियल उसको क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है यार? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नाम ही समझ में आ रहा है कि कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पे किया गया होगा। यस, टेम्परेचर 25 डिग्री, प्रेशर 1 atm, और जो आपका कॉन्सेंट्रेशन लिया गया था वो 1 मोलर लिया गया था। उस केस में जो आपका सारा चीज़ कैलकुलेट हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस चीज़ में, उस केस में जो कैलकुलेट हुआ उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको ई नॉट से दिखाते हैं। समझ में आया? बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, स्टैंडर्ड इस सेल का वैल्यू बस आपको ये याद रखना है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ई नॉट सेल बस तो क्या होता है, ई ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कैथोड माइनस एनोड करूँ ना डायरेक्ट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एनोड। बस ये याद रखना, ठीक है? ये काफ़ी है, बाकी सब इसके एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो एक चीज़ और याद रखना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये वाला फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या था, आप बॉटम मोस्ट साइड में देखोगे तो आपका लिथियम है, एनसीईआरटी में चेक कर लोगे यार, ठीक है? तो यहाँ पे लिथियम होगा, जिसका आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी चेक कर लोगे। ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आता है, -3 के आसपास, ठीक है? ई सेल इक्वल टू -3.02 करके समथिंग, ठीक है? आया बस है। इसी तरह से आप फिर आओगे यहाँ पे मेटल सब होगा, जो आपका रिएक्टिव मेटल है वो सब नीचे में होगा, ठीक है? और यहाँ पे रिएक्टिव मेटल होगा और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप देखो कि नेगेटिव करके ही होगा, जो भी वैल्यू होगा नेगेटिव करके। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, H2 आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे देखोगे आप कि नॉट सेल का वैल्यू, ठीक है, वो 0 के बराबर आएगा, 0 वोल्ट, ठीक है? वो कितना है, 0 वोल्ट। तो याद रखना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अरे यार ई सेल क्यों लिख रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है ना। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो याद रखना जो भी हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन अगर है तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 0 है। के नीचे जो भी होगा, यहाँ पे जो भी उसके नीचे सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा। और जब वो आप किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो वो आपका रिलीज करेगा क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है? और दूसरी चीज़, हर एक नीचे वाला एलिमेंट्स ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, हर एक नीचे वाला एलिमेंट्स ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, हर एक नीचे वाले को एलिमेंट्स ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब यहाँ पे ऊपर जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, फिर यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे इसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो, वो आएगा प्लस में 2 पॉइंट समथिंग का, ठीक है, 2.8 या 3 मान लो, +3 मान लो, ठीक है? एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखना है आप लोगों को, +3 मान लिया, ठीक है? ये आगे तो याद रखना है, इसके ऊपर जो भी है वो आपका क्या है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसके नीचे जो भी, तो यार जो भी नीचे है नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जिसका भी है, तो वो आपका मोस्ट रिएक्टिव में मेटल होता है। क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होगा। और यहाँ पे मोस्ट रिड्यूसिंग पावर, उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, अच्छा होगा। यहाँ पे मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग पावर, ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग पावर होगा उसका, वो उतना अच्छा रिएक्टिव होगा। समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बस इसका अपोजिट ऊपर में हो जाएगा, यहाँ पे लेस्ट रिड्यूसिंग पावर, और अगर ये इसका मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर है तो लेस यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। ये नीचे वाले का बता रहा हूँ, ऊपर वाले का नहीं बता रहा, ठीक है? ये लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आगे बस में यहाँ पे
समझ में आ गया यहाँ तक बात? बिल्कुल यार, बिल्कुल समझ में आया होगा एकदम धांसू तरीके से, मतलब समझ में आ गया होगा। बस यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बस अभी सिर्फ फिलहाल के लिए यही याद रखना है। जो ऊपर में टॉप मोस्ट साइड में फ्लोरीन है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नीचे में आपका लिथियम यानी मेटल है, और वहाँ पे नेगेटिव होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, वो उतना अच्छा मैक्सिमम उसका रिड्यूसिंग पावर होगा, तो लेस उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा, यानी मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा, और वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक। और हाइड्रोजन जो भी चीज़ नीचे वाला, जो भी है नीचे वाला मेटल, वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, यानी समझ रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नर्नेस इक्वेशन कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना नर्नेस इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ आर टी एन एस एल एन, ये फॉर्मूला होता है जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे अगर मान लेते हैं टेम्परेचर, अगर इस टेम्परेचर इक्वल्स टू 298 केल्विन हो गया, तो उस केस में जो आपका फॉर्मूला बनता है ई सेल का, वो आपका आता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग। क्यों? यहाँ पे रिएक्शन कॉशेंट है, एंड यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस आपके फुल रिएक्शंस हुए, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, ई नॉट से ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, तो ये सारे वैल्यूज के आप ई सेल निकाल सकते हो, ठीक है। आई पसंद है। इसी तरह से मेटल का आप देख सकते हो, फिर गैशियस का, फिर यहाँ पे ये सारे का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे फॉर्मूले आप देख सकते हो। आई पसंद। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट काम की चीज़ पे आते, देखें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शंस। तो याद रखना, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका डिपेंड नहीं करता इसका वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल, तो ये मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, गैल्वेनिक में वो पॉजिटिव होता है, और इसी का जस्ट रिवर्स हो जाए एनोड। आपका यहाँ पे जो वर्क होता है, तो एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू माइनस एन एफ, इसे ये 11 का थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन ये फॉर्मूला बस याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी का वैल्यू मैंने बोला है कि नेगेटिव होगा, और ये सेल का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मान लेते हैं सेल आपका इक्विलिब्रियम में, ठीक है, आपका रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में, उस केस में क्या होता है, डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो जाता है, यहाँ पे ई सेल का वैल्यू भी जीरो हो जाता है, उस केस में आपका यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 डिवाइडेड बाय एन एल एन, क्योंकि यहाँ पे के आ जाता है, के इक्विलिब्रियम, तो ये फॉर्मूला बन जाता है जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे जो रेफरेंस माना गया था वो किसको माना गया था, हाइड्रोजन को माना गया था, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या किया गया था, अज्यूम कर लिया गया था यार कि वो जीरो होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये अजम्पशन था, कोई ये कैलकुलेट नहीं किया गया था, और सब चीज़ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट किया गया, जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग को नोन है। सब किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट है, सब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेटेड है, समझ में आ रहा है, ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? चलो, और जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होता है, 0 वोल्ट के बराबर होता है, ये अज्यूम किया गया, माना गया है, ठीक है, ये एग्जैक्टली नहीं होता, ये माना गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब तो कर लोगे यार, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ कंडीशन याद रखना, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो पहली बात ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, पहला पॉइंट। इसका मतलब डेल्टा जी का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा पॉइंट। इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब एक्सटर्नल सोर्स हमको जरूरत पड़ता है, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स नीडेड, सोर्स की यहाँ हमें जरूरत होती है, कि सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है आपका केमिकल एनर्जी में, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक में, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, और ये आपका चौथा पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी,
केमिकल, राइट। तो ये सब क्वेश्चन आए तो आप लोग भड़ मार कुछ भी लिख दोगे, ठीक, जो पढ़े हुए सब लिख दो, राइट। चलो समझ में आई बात। शक्ल सूरत यहाँ पे लिख सकते हो, एनोड कैथोड ये सब कैसा होता है, सब चीज वो लिख दोगे बिल्कुल यार। चलो एक बार बता भी दे रहा हूँ मैं जल्दी से। चलो यार, यहाँ पे मैंने एक वही बीकर ले लिया है, दो इसके अंदर इलेक्ट्रोड ले लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले लिया है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई भी मोल्टेन एग्जांपल ले रहा हूँ, मोल्टेन NaCl ले रहा हूँ सपोज। यहाँ पे आपका क्या होगा, मैंने एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे लगवा दिया है सपोज, ये मेरा एक्सटर्नल सोर्स हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमेशा हाई पोटेंशियल से करंट फ्लो होता है, तो ये आपका करंट का फ्लो हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसका मतलब इधर से इधर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। आई बस ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रोड सपोज मैंने लिया प्लेटिनम, इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट मतलब रिएक्शन नहीं करता है, ये अपने इलेक्ट्रोलाइटिक जो भी आपका सॉल्यूशन उसके अंदर, समझ में आएगा, कोई दिक्कत। चलो, तो यहाँ पे आपका जो भी सॉल्यूशन है, सपोज मोल्टेन NaCl रख दिया मैंने, NaCl, जहाँ ये मोल्टेन स्टेट में मतलब ये कैटायन एनायन में टूट जाएगा Na+Cl- में। अब तुम ही लोग बता दो कि यार कौन किधर मूव करेगा। तो यार Na+ ये पॉजिटिव है तो ये अपने अपोजिट नेचर का चाहेगा, तो इसको लाइक करेगा। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को लाइक करेगा, ये इधर जाएगा। इसका मतलब क्या है, Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कहाँ चला जाएगा, Na में चला जाएगा, यानी एक्वस से आ जाएगा सॉलिड में। ये कहाँ पे हो रहा है, ये +1 से कहाँ जा रहा है, जीरो में, +1 से कहाँ जा रहा है, जीरो में, मतलब डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कहाँ पे रिएक्शन है, एट कैथोड, एट कैथोड। क्या मतलब कैथोड पे क्या बनेगा आपका, सोडियम रिलीज होगा। एट एनोड पे क्या हो जाएगा, एट एनोड, मतलब एनोड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl-, ये क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन सॉरी रिलीज करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और ये Cl में चला जाएगा। पर हम लोग को साथ साथ पता है कि Cl2 में एग्जिस्ट करता है Cl, तो ये 2 से सब तक मल्टीप्लाई कर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये 2 हो गया, ये बन गया। तो ओवरऑल ये आपका हुआ रिएक्शन, ये हाफ सेल रिएक्शन, ये हाफ सेल रिएक्शन, एनोड कैथोड का मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एनोड कैसा है, कैथोड कैसा है, वो चेक कर लो। एनोड तो मैंने बताया गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, सोडियम किधर जा रहा है, कैथोड की तरफ, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन किस पे होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है, यानी ये आपका कैथोड है, यहाँ पे कैसा है, आपका कैथोड इलेक्ट्रोड है, तो इसका मतलब ये आपका एनोड इलेक्ट्रोड है। कैसा है, ये पॉजिटिव नेचर का एनोड, यहाँ पे कैथोड आपका नेगेटिव नेचर का है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, फ्लो किधर से किधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन करंट जो भी है सारा चीज, कौन किधर माइग्रेट कर रहा है सारा। तो एनोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट, सारा चीज। तो मोल्टेन NaCl का तो आपको मैंने एग्जांपल लेकर के बताया दिया। इसी तरह और भी एग्जांपल है जो मैंने आपको फ्लो चार्ट आगे दे दिया, वो आप वहां से ले लो। टाइप ऑफ एग्जांपल्स देख सकते हो, सारा पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट, सारा कुछ नहीं बताना है, तो मैंने बता दिया ना प्रोडक्ट क्या बनना नहीं बनना, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, आप लोग के लिए मैंने एक्स्ट्रा दिया था, मैंने एक्स्ट्रा बहुत दिया है आप लोगों को। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप लोगों को दिक्कत भी हो तब भी कर लो। ये देखो आपका, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट आपका इलेक्ट्रोड है, और देन एनोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, ये सारा है। अभी मैंने मोल्टेन का एग्जांपल ले लिया, मोल्टेन NaCl, तो फ्यूज्ड NaCl भी बोलते हैं, देख लो। कैथोड पे आपका Na था और एनोड पे आपका Cl रिलीज हो रहा था, तो ये आपका फ्यूज यानी मोल्टेन NaCl हो गया, तो मोल्टेन भी बोलते हैं, मोल्टेन NaCl। इसी तरह से और भी देख सकते हो सारे एग्जांपल्स, सबका मैं निकाल करके नहीं दिखाने जा रहा हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला सब है, बस उसको जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं। चलो खूब समझ में आया होगा, अच्छा ठीक। मैं मैक्सिमम चीजें कोशिश कर रहा हूँ बताने की, यार आप लोग को दिल पे रह लेना है कोई चीज। हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं ना, V = IR। यहाँ से R क्या आ जाएगा आपका, R = V/, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कंडक्टेंस क्या होता है, C = 1/R, का यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओम। नेक्स्ट,
ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आर इक्वल्स टू हम जानते हैं रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ से रो क्या हो जाएगा आपका, रो का वैल्यू निकाल लो, रो इक्वल्स टू आपका ए इंटू आर बाई हो जाएगा, राइट। और यूनिट तो बहुत आसान है, इसको तो आप निकाल ही लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, के इक्वल्स टू 1 बाई रो होता है। 1 बाई रो आपका क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ में आ रहा है। और यही आपका जब रो का वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका एल बाई ए आर आ जाएगा, और यही आपका एल बाई ए को अलग कर दूं मैं, और इंटू 1 बाई आर को अलग कर दूं, ये आपका क्या कहलाता है, एल बाई ए आपका एक्स कहलाता है, जिसको हम लोग सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, और 1 बाई आर आपका क्या कहलाता है, सी कहलाता है, या फिर इसी को हम लोग एक्स को सी स्टार भी बोलते हैं और इसको सी। ये आपका क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। देख लो यहाँ पे वही चीज, सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट। यहाँ पे देख लो सेल कांस्टेंट का वैल्यू मैंने बोल ही दिया, एक्स इक्वल टू एल बाई, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक्स का यूनिट भी पूछा जाता है, तो यूनिट क्या हो जाए इसका, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यानी पर सेंटीमीटर आपका, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है इसमें, और कुछ भी याद रहने का, तो इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, इक्विवेलेंस है तो यहाँ पे नॉर्मलिटी से डिवाइड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बस ये फॉर्मूला याद रखो और कुछ नहीं। एन यहाँ पे नॉर्मलिटी है, एन यहाँ पे क्या है, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। ये यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, आपको बोला ही यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है यार, यूनिट यार आप लोग देख लेना, ठीक है, यूनिट आप लोग देख लेना, ठीक है, याद से आप लोग यूनिट देख लेना इसका। चलो मोलर, मोलर का देख लेते हैं। मोलर का क्या होता है, आई एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ये यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस और एम यहाँ पे मोलैरिटी, तो खाली एम को मैं लिख दे रहा हूँ मोलैरिटी, मोलैरिटी। ये होप समझ में आ गया फॉर्मूला, यूनिट देख लेना यार इसका भी ऐसा। इन दोनों में रिलेशन पूछ लिया जाता है, मोलैरिटी वर्सेस नॉर्मलिटी में रिलेशन क्या है, बहुत सिंपल सा रिलेशन है, देख लो। पाई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। साथ में हम जानते हैं पाई मोलर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो यार, 1 और 2 बोल दो इसको, और इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1/2 अगर हम लोग कर दे तो क्या हो जाएगा, मोलर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, सॉरी 1/2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे ये ऊपर आएगा, ये आपका नीचे जाएगा, तो ये एम उछक करके ऊपर चला जाएगा, एन आपका नीचे चला जाएगा, ये रिलेशन आपका। और हम तो मोलैरिटी नॉर्मलिटी में रिलेशन जानते हैं, तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। बस इसको यहाँ पटक दो, यहाँ पे इसको पटक दोगे तो ये क्या आ जाएगा, आई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, देख लो यहाँ पे यहाँ पे नॉर्मलिटी की जगह पे पटकोगे, एम से एम कट जाएगा, 1/n। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हल्के में मत लेना किसी चीज को। आई बात समझो। चलो और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग यार देख लेना, अभी हम लोग जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, तो प्लीज वो सब देख लो। तो लडाशियस लॉ क्या होता है आपका, जैसे एक आपका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, HCl, 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 तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस और प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे ये इन्होंने ये कहा था, सिंपल था, क्लोरोसिस लॉ पहली बात क्या होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन क्लोरोसिस लॉ जो आया था ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया था, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आया था। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको कैलकुलेट करना होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि पाई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू
इंडिविजुअल आपके पास जो भी आयन है सर इनफाइनाइट, ये यहाँ पर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये आपका जो भी HCl का सपोज, तो ये इन्होंने ये कहा था कि जो आपका इंडिविजुअल जो भी आपका सपोज कोफिशिएंट जो भी है, इसका कोफिशिएंट मान लेते हैं अल्फा है और इसका बीटा है, जो भी कोफिशिएंट होगा बैलेंस करने के बाद, ठीक है, और ये अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा कि पाई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा, अल्फा इंटू H प्लस हो जाएगा ये, और प्लस ये बीटा इंटू पाई एट इनफाइनाइट Cl माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये सिंपल सा रिलेशन होता है, बस ये पता होगा, क्वेश्चन होगा तो यार हम करके दिखा देंगे इसका, टेंशन। रशियन लॉ का एप्लीकेशन देख लो, मैंने बोला है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, समझ में आ रहा है। एट इनफाइनाइट डायरेक्शन में ग्राफ के मेथड से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो निकाल सकते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल सकते थे। तो लेकिन जब से कुलर-राशियस लॉ आया तब से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग क्या एट इनफाइनाइट डायरेक्शन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज निकाल पाते हैं। तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि क्या ग्राफ मेथड से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का या फिर वीक, ये पूछा जाता है कि ग्राफ मेथड से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं क्या, तो तुम बोलोगे नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देख लो जल्दी से, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में यार सिंपल सा फॉर्मूला जल्दी से बता दे रहा हूँ, मैं टेंशन नहीं आप लोग को दे रहा हूँ ज़्यादा, तो फॉर्मूलाज मैं बता दे रहा हूँ सिंपल सा, ठीक। W इक्वल्स टू के क्यू, आपको पता है ना, यहाँ पे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, Q यहाँ पे आपका चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे W इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका ये आप यहाँ पे Z आ जाता है, Z इंटू Q, यहाँ पे IT आप लिख सकते हो, I यहाँ पे करेंट, T यहाँ पे टाइम, ये हो गया। Z आपका क्या होता है, W इक्वल्स टू, Z आपका क्या होता है यहाँ पे इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय 96500 इंटू IT, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, सब एक साथ बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इक्विवेलेंस आपका क्या होता है, इक्विवेलेंस वेट देख लो, वेट डिवाइडेड बाय वेट इक्वल्स टू, इक्विवेलेंस को क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ये इक्विवेलेंस को लिख दिया हमने, इक्विवेलेंट वेट को, ये इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, और ये इंटू 96500 इंटू IT, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो, ये चीज़ हो गया। अब इस रिलेशन को ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ये m को इस सेट कर लो, ये हो गया गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू IT डिवाइडेड बाय NF इंटू 96500, तो फैराडे भी बोलते हैं। 96500 क्या है, कूलम, एक फैराडे के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज बताते हैं। गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये मोल्स के बराबर होता है, तो n लिख दो इसको, n इक्वल्स टू IT बाई n फैक्टर इक्वल्स टू 96500, सारे ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो सब मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फैराडेज का सेकंड लॉ, कुछ नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो जाहिर सी बात है एक ही तरह के सब होंगे। तो यहाँ पे देख लो, W1 डिवाइडेड बाय W2 इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाय Q2, ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आ रही है समझ में यहाँ पे। तो यहाँ पे E1 करंट यहाँ पे बस सेम पास होता है, ठीक है, करंट यहाँ पे सेम पास होगा, तो वो सारी चीज कट जाएंगे, तुम्हारे यहाँ पे E1 डिवाइडेड बाई E2 आ जाएगा। और E का वैल्यू तो हम जानते हैं, हम लोग E का वैल्यू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बाय 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ 1 इंटू, यहाँ पे पुट करोगे तो n फैक्टर चेक के ऊपर चला जाएगा 2 का, और ये मॉलिक्यूलर मास नीचे 2 का आ गया। तो ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आए बस में। अब ये दोनों इक्वल है ये आपस में, तो यहाँ पे m को इससे डिवाइड में कर लो, इसको इससे डिवाइड में कर लो, ठीक है, आए बस में। इससे करोगे तो यहाँ पे n फैक्टर सॉरी ये मोल्स ऑफ बना जाएगा, ये इस साइड m कर लो तो W1 बाई M1, ये आपका N1 आ जाएगा, और इसको मास M2 को उस साइड कर लोगे तो ये पलट जाएगा, तो ये नीचे में क्या आ जाएगा आपका N2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये मोल, ये n फैक्टर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ 1। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, N1 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल्स टू n फैक्टर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ये फॉर्मूला। तो ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से जो मैंने बता दिया, ठीक है। ये पूरा क्लास तो एक साथ चल नहीं रहा है, जो आपको मैंने पूरा एकदम डेप्थ में बताना है, ठीक है। तो यार वन शॉट है, तो मैं वन शॉट की तरफ कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से कर लूँ। 1 फैराडे मैंने बता दिया क्या होता है, 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कूलम के बराबर होता है। और 96500 क्या होता है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है। नेक्स्ट,
1 मोल कितना के बराबर होता है? 96503 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। Na का मीनिंग क्या है? Na का मीनिंग यहाँ सोडियम है, यहाँ पे 6 × 10⁻23 मीनिंग है, यानी एवोगैड्रो नंबर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोज नंबर भी। नेक्स्ट यहाँ पे सम कमर्शियल बैटरीज। तो बैटरीज में आपके 2 टाइप हैं, प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज मतलब जिसको दोबारा हम चार्ज में दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडरी बैटरी मतलब जिसको हम दोबारा यूज करते हैं। प्राइमरी बैटरी में एग्जांपल के तौर पे आपका देख लो, प्राइमरी बैटरीज में यहाँ पे अब बैटरी और सेल, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका बैटरी क्या होता है मैंने बता दिया। बैटरी आपका ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे आपका केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये आपका हो जाएगा। और इसमें कौन सा रिएक्शन फॉलो होता है? रिडॉक्स रिएक्शन, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे एनोड कैथोड रिएक्शन वगैरह सारा होगा, सारा कुछ होगा यहाँ पे। तो उतना आपको जाना नहीं, आपने ऑलरेडी कार्बनिक सेल पढ़ लिया, तो आपको ये सारा चीज समझ में है। कुछ इंपॉर्टेंट बैटरीज है जो आपको पता होना चाहिए। बैटरीज में 2 टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब दोबारा यूज नहीं कर सकते, सेकेंडरी मतलब दोबारा यूज कर सकते, मतलब उसको चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करके दोबारा फिर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये आपको मेन 2 टाइप्स ऑफ बैटरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मैंने एग्जांपल बोल दिया यहाँ पे, ड्राई सेल, मरकरी सेल। सेकेंडरी का एग्जांपल सबसे फेमस लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम स्टोरेज। ये सारे एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स वगैरह सारे कुछ याद रखना, ठीक है यार। देख लेना यहाँ पे प्राइमरी सेल में, यहाँ पे सारे ये आपका ड्राई सेल के बारे में इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपका सेकेंडरी सेल में आपको मैंने बोला ये क्या इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सेल में आपका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो तुम्हारा लेड स्टोरेज बैटरी का। तो यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी का यहाँ पे पूरा ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट, रिएक्शन इम्पोर्टेंट है इसका, ठीक। रिएक्शन याद रखना पूरा। अगर ये चार्ज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, तो इसका रिएक्शन ये होता है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी को हम यूज करें तो बैटरी से क्या होता है? खत्म होता है। जब बैटरी खत्म हो जाता है तो फिर उसको यूज कर सकते हैं अगर सेकेंडरी बैटरी है तो। हाँ देखो, ये उसका रिएक्शन जस्ट उसका पलट जाता है, तो ये आपका चार्जिंग का है। अगर आप उसको चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स रिएक्शंस आर रिवर्स those occur during the discharge। सॉरी, ये आपका चार्ज का हो गया रिएक्शंस, और ये आपका डिस्चार्ज का, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है। वो आपका डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे, ये डिस्चार्ज, ठीक है, और ये आपका चार्ज का, क्योंकि आपका जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर आप चार्ज करना चाहोगे ना, तो यस चार्ज करोगे तो फिर ये रिएक्शन आपका होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे फ्यूल सेल। फ्यूल सेल आप लोग देख लो, उसका कुछ रिएक्शंस, ये आपको उसके रिएक्शंस हो गए फ्यूल सेल के। फ्यूल सेल के रिएक्शंस H2OH, यहाँ पे H2 दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फिर O2 H2 यहाँ पे कैथोड पे, फिर OH बना रहा है। तो ये एनोड कैथोड रिएक्शंस याद रखना, और फुल रिएक्शंस यहाँ पे क्या बन रहा है वो याद रखना, क्योंकि वो अगर JEIT में आप दे रहे हो तो वो ये रिएक्शंस डायरेक्ट पूछे हुए हैं, तो आपको फिर पूछा जा सकता है। कोरोजन्स क्या होता है? आपको जो जंग लगता है, आपके आयरन है आपके घर में, उस पर जंग लग रहा है, कोई भी चीज़ है उस पर जंग लग रहा है, तो आपका कोरोजन, उसके प्रिवेंशन हमको चाहिए, मतलब उसका कैसे उसको बचा सकते हैं वो चाहिए, क्योंकि जंग की वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आयरन को बचा लेता है कौन? आपको पता ही ना, आयरन को बचा लेता है जिंक, जिसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। आयरन पर हम कोटिंग कर रहे हैं किसका? जिंक का, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन सब याद रखना, मेरे मुंह से जो बात सब निकल रही है। अब यहाँ पे सवाल देखो, यहाँ पे बचा लेता है कौन? बचा लेता है यहाँ पे आयरन को बचा लेता है कॉपर। बचाता है क्यों यार? कैसे बचा लेता है आयरन को? जिंक कैसे बचा लेता है यार? सब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखा होगा, रिएक्टिव मैटर, ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कुर्बान हो जाता है, भाई हम रिएक्टिव आ जाओ हमको, समझ रहे हो? तो वैसी वाली बात हो जाती है यहाँ पे, सही बात समझ, ठीक है। तो यार यहाँ पे बस आपको मैंने बोला, ये जो बोला है वो ध्यान से समझ लो, और कुछ भी यहाँ पे देखो, रिएक्टिव मेटल्स प्लेट्स और ऑक्सीडाइज क्विकली। जो रिएक्टिव मेटल होता है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होता है और वो कुर्बान हो जाता है। तो यार देखो यहाँ पे प्लेट ऑफ रिएक्टिव मेटल जिंक और मैग्नीशियम इज, जिंक क्या आपका आयरन से ज्यादा आपका रिएक्टिव है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वो कुर्बान हो जाता है आयरन के लिए, कि भाई हम कुर्बान हो रहे हैं तुम्हारे लिए, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से सेव हो जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है आपका? कैथोड प्रोटेक्शन ऑफ आयरन एंड जिंक इज प्रिवेंशन। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि आपको जिंक क्या करता है? आयरन को यहाँ पे बचा लेता है कंप्लीटली। कैसे बचाता है वो आपको एनोड कैथोड का फंडा है। अब ये वन शॉट बता रहा है, तो आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सिर्फ इतना समझ लो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था, इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्या क्या वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने सारा चीज आपको डिस्कशन दे दिया है, होप आपको समझ में आया होगा। अब है मेंटी क्विज की बारी, और मेंटी क्विज आपको कहाँ करना है पता है?
मेंटी क्विज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा लाइव सेशन में, और लाइव सेशन में हम लोग मेंटी क्विज करेंगे। ये क्लास सारे हम लोगों को मेंटी ये लाइव में ही करना था, लेकिन लाइव में यार आप लोग साथ नहीं देते, इसीलिए मैं सोचा कि यार रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ, ताकि जो पढ़ना होगा सारे के सारे पढ़ लेंगे। और यार प्लीज़ मैंने ये वन शॉट सिर्फ डाला है, ठीक है? सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज मैंने पूरा नहीं डाला है। पूरा का मतलब कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया है। तो कुछ चीज़ें अगर पहली बार कोई देख रहा है तो यार प्लीज़ उनके लिए नहीं है। ये 12th जो कर पढ़ लिए हैं पूरा, सिर्फ वो एग्जाम के टाइम में रिवीजन चाहते हैं जल्दी से, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो ये उनके लिए था। आई बात समझ में? तो यार होप के पूरा समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला आपको। सिर्फ उनके लिए था जो आपको 12th पढ़ चुके हैं। तो एग्जैक्टली मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 12th वाले जो पढ़ चुके हैं 12th, उनके लिए तो सिर्फ वन शॉट का मीनिंग ही वही होता है, ठीक है? यार देख लो, ये वन शॉट था, लाइव मैंने नहीं लिया ये क्लास, नाइट शिफ्टिंग था, नाइट में ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं लाइव नहीं हूँ, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग सेशन है, होप आपको समझ में आ गया हो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख करके जाओगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों देख करके जाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है? वो देखने के बाद आपको रिप्रेजेंटेशन सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, ये सारे आपको देख करके जाना है, ठीक है? और जो चीज़ मैंने क्लास में जो बताया स्टैंडर्ड, जैसे आपसे पूछ लेगा कि जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबका कैलकुलेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। क्या ये 0 एग्जैक्टली होता है या फिर अजम्पशन किया गया था? या अजम्पशन किया गया था, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कुछ कुछ चीज़ें याद रखें। नर्नेस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, नर्नेस इक्वेशन न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है, ठीक है? और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बोला है, नर्नेस इक्वेशन, इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है नहीं होता है। फिर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक से आया था, यहाँ पे सारी चीज़ बोली, फिर कंडक्टेंस, यहाँ पे फ्राइडेज का फर्स्ट, यार सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया, कुछ भी छोड़ा वोड़ा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सारा कुछ क्या होता है सारा, पोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सारा बता दिया। फिर यहाँ पे कोलराशस लॉ क्या होता है, तो थोड़ा सा बहस कर लिया। न्यूमेरिकल्स जब हम लोग करेंगे तो उसमें सीख लेंगे कोलराशस लॉ के बारे में और समथिंग, यार वो सारी बात हमने कर ली। और थोड़ा बहुत बैटरी में यार लेड स्टोरेज बैटरी हमेशा देख करके जाया करो, प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस देख करके जाया करो, ठीक है? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इलेक्ट्रोकेमिकल में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है? और केमिकल में मैंने आपको बता ही दिया है, केमिकल काइनेटिक्स को मैंने मैक्सिमम आपको बता ही दिया। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सबका याद रख के जाना यार, ठीक है? और आपको लास्ट में जो 2 स्लाइड बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो क्वेश्चन एक ना एक रहता है ये मिनिमम, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट है। आरएनए से क्वेश्चन देख करके जाता है, आरएनए से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो देख करके जाना। और उसके बाद यार देख लो यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों में, देख लो मैंने बता दिया। ये दो लास्ट के 2 स्लाइड बताया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़। केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट का 2 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन दिया तो रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालेंगे, और पर्टिकुलर का रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे हम निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पर्टिकुलर का, तो ये दोनों चीज़ में डिफरेंस हो पता होगा आपको। यहाँ पे बस फर्स्ट ऑर्डर ये मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर में डिफरेंस ये देख लेना, ठीक है? ये चीज़ें आपकी थी। वैसे भी सिलेबस आपका छोटा कर दिया गया है, तो आप कंफर्टेबल रहें, ठीक है? और सॉल्यूशंस में मैंने आपको बोल ही दिया, सॉल्यूशंस बहुत डेप्थ में मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी। मैंने सीबीएसई का मैंने पहले यही पढ़ाया था सॉल्यूशन, देखा कि कोई नहीं आ रहा है, उसके बाद मैंने फिर आज आपका केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया है आज आपका, और इसमें सॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत देख लिया हम लोगों ने, ठीक है? तो यार आपका मेरा वन शॉट फिजिकल का पूरा रखा हुआ है, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जो बिहार बोर्ड को पढ़ाया था पूरा डेप्थ में पढ़ाया, ठीक है? अगर आप लोग को कोई शक हो जाए तो फिर वहां से देख लेना, 10 से 12 घंटा का पूरा देख लेना, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉमिस। लेकिन आपके पास सिर्फ 3 ही चैप्टर इंपॉर्टेंस थे, तो इसीलिए मैंने 3 चैप्टर को एक बार बेसिक के स्पेशल नाम से मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बताता जा रहा हूँ, तो उसको नोट डाउन करते चलो और उसको लिखते चलो, ठीक है? फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सॉल्यूशन में आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, यार इंपॉर्टेंट रखना, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह क्या क्या होता है सारे, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, ये दोनों को पता रखना है, और चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए, ठीक है? फिर एज अ टॉपिक मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, उसके बारे में, ठीक है? और यहाँ पे चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, RLVP, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता होना चाहिए। आपके जो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करता है, ये याद रखना, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने जो भी हुआ जल्दी जल्दी ही सही, लेकिन मैंने सबको डिस्कस कर दिया है, थोड़ा नहीं, ठीक है? फिर एक बार वीडियोस देख लेना, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको लगे कि यहाँ पे कमी है, तो प्लीज़ यहाँ पे आपका मैंने बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए पूरा फुल नोट्स डाला है, ठीक है? वहाँ जा करके आप देख सकते हो मेरा ही लेक्चर, पूरा समझ में आ जाए क्या नहीं है। और होप कि यार काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है? मैंने यार आप लोगों को टाइम दिया, तो प्लीज़ आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर प्लीज़ करवाओ, और आगे बढ़ाओ चैनल को, ठीक है? आगे बढ़ाओगे तो फिर मैं भी काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्प करूँगा, और कैसा हेल्प करूँगा आप समझ भी नहीं सकते हो, ठीक है? यार थैंक यू सो मच, ज़्यादा टाइम पास करते नहीं, ठीक है? काफ़ी रात हो गया, ठीक है?
थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मेंटी क्विज आपका स्टार्ट होने वाला है, ज्वाइन कर लो क्योंकि लास्ट तक करूँगा, ठीक है। और फिर मैथ्स का भी देखता हूँ लाना है, या बिहार बोर्ड सीबीएसई का बोर्ड मैं नोट्स पूरा डाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक अलग से अगर लाना होगा मैं कुछ, मैं लाऊंगा बिहार बोर्ड, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, टेंशन ना लें उसके लिए, ठीक। मैथ भी आने वाला है, मैं मेंटी क्विज ये सब सब लाऊंगा, टेंथ में सब मतलब रेडी रहो, ठीक है। और 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होने वाला है, प्लीज़ सब लोग ज्वाइन कर देना उसमें, ठीक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।